नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो झारखंड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आगामी आपकी जो अपकमिंग एग्जामिनेशन झारखंड दरोगा की है, ठीक है। सभी को पता है कि इस ईयर 2025 में आपको दरोगा की वैकेंसी देखने को मिलेगी। नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट की बात की जाए तो 1000 प्लस। जेएसएससी सीजीएल में हम लोगों का क्या परफॉर्मेंस रहा है, चाहे सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो कुल 5 छात्र सिलेक्ट हुए हैं। उनके एडमिट कार्ड के साथ मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी बनाया है। बाकी ये एग्जामिनेशन जेएसएससी सीजीएल काफी विवादित भी रहा, तो अच्छा नहीं लगा कि क्योंकि बहुत सारे जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं वो तो सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन और भी जो जेन्युइन कैंडिडेट सिलेक्ट हो सकते थे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। खैर, एक नई शुरुआत झारखंड दरोगा के लिए जो स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं, तो भाई इस चैनल पे आपको झारखंड दरोगा की क्लासेस मिलने वाली है। और आज से ही हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, अगर आप किसी भी दरोगा की बात कर ले, चाहे झारखंड दरोगा या फिर बिहार दरोगा या फिर यूपी में आप जाएंगे, तो वहां पे जीके के पोर्शन में सबसे इंपॉर्टेंट एक सेक्शन होता है आपका इंडियन पॉलिटी और साथ के साथ संविधान। आपका जो सिलेबस में आपको जो देखने को मिलेगा वो सिलेबस है आपका इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी बात, यहां आपको जीके से अगर बात की जाए तो आपको कुल 30 सवाल पूछे जाने हैं। अब इसके साथ साथ आपको 40 क्वेश्चन आपको झारखंड जीके पूछे जाने हैं, 20 क्वेश्चन साइंस, 20 क्वेश्चन मैथ्स, 20 क्वेश्चन रीजनिंग और 20 क्वेश्चन कंप्यूटर। तो ये जितने भी मैंने सब्जेक्ट के नाम लिए हैं पेपर 3 और साथ के साथ पेपर 2 जो आपका लैंग्वेज पेपर होगा, चाहे खोट्टा हो सकता है, चाहे नागपुरी हो सकता है, चाहे हिंदी, तो आप हमारे साथ खोट्टा लैंग्वेज पेपर और झारखंड जी के दोनों हमारे गांधी सर आपकी क्लास लेने वाले हैं। एकदम दमदार कंटेंट, खुद क्वालिफाइड है, 3 बार जेपीएससी मेंस तक पहुंचे हुए हैं, इंटरव्यू तक। तो आप उनका तजुर्बा, उनका अनुभव और जो समझाने का तरीका है फ्लो चार्ट से, मैपिंग के थ्रू, और उनका अपना कंटेंट बहुत शानदार वे में आपको मिलने वाला है। मैथ्स और रीजनिंग जहां 40 सवाल, 20 मैथ्स 20 रीजनिंग। लक्ष्मण सर, देखा है आपने सीजीएल में कि किस लेवल पे सर ने कंटेंट दिया, वो बताने वाली बातें नहीं है, आपको क्लासेस भी मिलेगी और आपने बहुत सारे स्टूडेंट लिए भी हैं। और रही बात साइंस की, जीके की और कंप्यूटर, ये 3 सेक्शन यानी 30 सवाल जीके और 20 सवाल कंप्यूटर और 20 सवाल साइंस, यानी कि 40 3 70 क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन आप हमारे ऊपर बिल्कुल बिंदास होकर के बेफिकर होकर के इसी प्रकार नहीं, पहले क्लास आज देखिएगा। क्लास नंबर 1 जीके में इंडियन पॉलिटी आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपका एज इट इज ये क्लास यूट्यूब पे भी जा रहा है और आपके एप्लीकेशन पे भी जा रहा है। दूसरी बात, कंप्यूटर में आपको 20 सवाल जो पूछे जाने हैं, 20 सवाल के लिए आपको कहीं से कोई किताब, कोई क्वेश्चन कहीं से कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। हम आपको प्रोवाइड जो कर रहे हैं एप्लीकेशन में, आप बस उतना करके जाएंगे। जीके में जो मैं आपको दे दूं उसके अलावे कुछ नहीं। साइंस तो भाई आपने देखा है कि रेलवे एसएससी में छात्र जो स्टूडेंट चयनित है और वहां डिपार्टमेंट में हमारा नोट्स वहां घूम रहा है, तो भाई आप उसी से अंदाजा भी लगा सकते हैं। बाकी ये चीजें बोलने वाली नहीं है, आप कंटेंट देखिए पहले, कंटेंट की क्वालिटी। और सबसे देखिए 2 चीज पे हमारा मेन फोकस होगा। एक तो सबसे बेस्ट हमारा कंटेंट कोशिश है देने का, दूसरा इस कंटेंट को रटवाना नहीं है भाई, कंसेप्ट के साथ चीज को देना। बाकी रिवीजन, कंसिस्टेंसी, फिर टारगेट डे हम लोग चलेंगे तो आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग जो, और दूसरी बात, जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारा एप्लीकेशन फोकस स्टडी विद अभी, आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। कोई भी कोर्स के रिगार्डिंग आपको डाउट है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। दरोगा बैच का पूरा सिलेबस वगैरह ये सारी एक वीडियो आने वाली बहुत जल्द ही। मैथ्स रीजनिंग का अलग से आएगा, झारखंड जीके का अलग से आएगा, जीके साइंस और कंप्यूटर उसका सिलेबस क्या है उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो लाने वाला हूं। लेकिन आज हम लोग पहले क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं। चीजों को समझिए, क्या है, क्या चीजें पढ़ने वाले हम लोग, कैसे पढ़ने वाले हैं। कंटेंट की खूबसूरती भी मैं आपको दिखला दूं कि आपको कैसे किस प्रकार से नोट्स मिलने वाला है। तो बिल्कुल हैंड रिटेन कंटेंट होगा, ये मलाई है, नो डाउट कि सबसे पहला चैप्टर हम लोग संविधान सभा पढ़ने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये इसके अलावा आपको भाई सिंगल लाइन कहीं से कुछ भी छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसका पढ़ने का तरीका ही हम लोगों का अलग होगा जो आप आज क्लास में देख पा रहे होंगे। चलिए भाई, बिना देर किए हुए इतनी बातों को मैं अब अपना विराम देता हूं और आज का हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं।
देखिए हम लोगों के जो सिलेबस की बात की जाए तो आप दरोगा में देख ले या रेलवे देख ले या एसएससी में देखेंगे तो मेंशन किया हुआ है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यानी भारतीय राजनीति एंड संविधान। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ वगैरह वहां शेयर की जाती है, सारे वीडियो की लिंक भी शेयर की जाती है। तो बात करेंगे भाई जो हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी में, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ने वाले इसको समझते हैं। तो देखिए भाई इसको मैं अब तोड़ रहा हूं। एक सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है भारतीय राजनीति यानी कि इंडियन पॉलिटी, और एक आपको दिख रहा है कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान, है ना। अब बात करते हैं सबसे पहले संविधान की। संविधान यानी कि जो संविधान में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले समझिए कि संविधान में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, और ये राजनीति में यानी कि भारतीय राजनीति में हम लोग पढ़ने वाले हैं सरकार के बारे में। यानी यहां हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारतीय राजनीति में सरकार के बारे में। अब आइए इसको अब हम थोड़ा सा और भी तोड़ेंगे। जब संविधान की बात करेंगे तो हम लोग संविधान में क्या पढ़ने वाले होंगे, सबसे पहले आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे संविधान सभा को, ठीक है। देखिए डायरेक्ट संविधान सभा हम लोग नहीं स्टार्ट करेंगे, इंग्लिश में हम लोग इसको लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए लकीर के फकीर मत बनिएगा फिर से जैसे सीजीएल की तरह, और वन लाइनर लाइव क्लासेस डिजिटल बोर्ड में आकर के खड़े होकर के पानी पीते हुए आपको समझाते हुए लगे रहना नहीं भाई। हमारा कंटेंट केवल झारखंड दरोगा तक सीमित नहीं है, ये बिहार दरोगा में भी आपको सिलेक्शन दिलाएगा, बिहार सीजीएल में भी सिलेक्शन दिलाएगा, झारखंड सीजीएल में भी सिलेक्शन दिलाने वाला है। साथ के साथ इसके बाद जब संविधान सभा पढ़ लेंगे फिर हम लोग पढ़ेंगे संवैधानिक विकास के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले होंगे, संवैधानिक विकास यानी कि हमारा संविधान का विकास कैसे हुआ, इस पे हम लोग आएंगे, धीरे धीरे डिटेल करेंगे। यानी कि इसको हम लोग इंग्लिश में क्या लिखेंगे, संवैधानिक विकास को कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हिंदी में लिखेंगे तो इंग्लिश में बोलूंगा मैं, ठीक है। थर्ड हम लोग इसमें फिर पढ़ने वाले क्या होंगे, संवैधानिक विकास के बाद प्रस्तावना को, यानी कि प्रस्तावना बोलना सही नहीं है क्योंकि थोड़ा हम लोग अपना स्टैंडर्ड बढ़ाने वाले, तो उद्देशिका, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं प्रियम्बल। इसके बाद हम लोग फिर क्या पढ़ेंगे, प्रियम्बल को। देन जब हम प्रियम्बल पढ़ लेंगे तो इसके बाद फिर हम लोग पढ़ने वाले होंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये मैं आपको सिलेबस यहां लिख रहा हूं, यानी कि संघ एवं उसके क्षेत्र, संघ एवं उसके क्षेत्र, ठीक है ना, संघ एवं उसके क्षेत्र। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं नागरिकता के बारे में, यानी कि सिटीजनशिप के बारे में इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, सिटीजनशिप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नागरिकता जैसे ही पढ़ लेंगे तो हम क्या बन जाएंगे, भारत के नागरिक। तो अगर हम भारत के नागरिक बन गए तो हमारे पास क्या मौलिक अधिकार होने चाहिए उसको हम लोग जानेंगे, यानी कि फंडामेंटल राइट्स क्या है हमारे, यहां मैं लिख दे रहा हूं फंडामेंटल राइट्स। जब हमें मौलिक अधिकार मिल जाएगी तो इसके बाद हम ये जानेंगे कि जो सरकार है जिसको हम लोग राज्य के नाम से डिफाइन करेंगे, हम लोग समझेंगे आर्टिकल 12 आर्टिकल 36 राज्य को डिफाइन करता है। ये राज्य कहने का मतलब झारखंड राज्य, बिहार राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य नहीं है भाई। राज्य कहने का मतलब यह है कि आप जब आर्टिकल 12 पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा राज्य के डेफिनेशन के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 12 में साफ साफ प्रावधान लिखा गया कि राज्य का मतलब क्या है, राज्य का मतलब है संघ सरकार से, ठीक है। इसके बाद राज्य सरकार से मतलब है, इसके बाद आपकी जो लोकल गवर्नमेंट है उससे है, जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी संस्थाएं हैं, और संविधान के विधि के द्वारा बनाए गए जितने भी पदाधिकारी यानी कि जितने ऑफिशियल, ये सभी राज्य के डेफिनेशन के तहत आएंगे। तो हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे कि जो राज्य है, राज्य के क्या कर्तव्य हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। ये राज्य के क्या कर्तव्य है, जब इसको हम लोग समझ जाएंगे राज्य के कर्तव्य को, फिर हम लोग हम जो नागरिक हैं भारत के, हमारी क्या कर्तव्य है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि हमारी मौलिक कर्तव्य क्या है उसको पढ़ने वाले हैं। ये आपका सिलेबस है, ये पूरा का पूरा जो सिलेबस मैंने यहाँ लिखा है संविधान में, ये हम लोग सबसे पहले इस प्रकार से इसको खत्म करेंगे, ठीक है। संविधान में सबसे पहले संविधान सभा, लेकिन इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं स्टार्ट करेंगे, आज हम लोग देखेंगे पूरा बेस बनाएंगे। जो पॉलिटी में आपको कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, निर्वाचन, मनोनीत, डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन, ये सब चीजें क्या होती है, संसदीय व्यवस्था क्या होती है, एकात्मकता क्या होती है, यूनियन क्या होती है, फेडरलिज्म क्या होती है, संघात्मक व्यवस्था क्या होती है, ये सारी कंसेप्ट पहले समझेंगे तब हम लोग संविधान सभा के पास आएंगे। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट चलेगा, फिर प्रस्तावना आएगा,
यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आएंगे। तो देखिए जब यहां हम लोग पहुंच जाएंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में, तो यहां से हम लोगों का आर्टिकल नंबर 1 स्टार्ट हो जाएगा। आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे। फिर जैसे ही हम लोग नागरिकता के पास पहुंचेंगे, सिटीजनशिप, यहां पे हम लोगों का आर्टिकल स्टार्ट हो जाएगा आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11। ये भाग 1 होगा। अब ये सब क्या है, भाग 1, ये आर्टिकल क्या है, ये होगा आपका भाग 2। ये सब चीज आपको समझ में आएगा, एकदम परेशान नहीं होना। बस मैं अभी आपको बतला रहा हूँ सिलेबस के बारे, समझते चलिए पहले। फिर मौलिक अधिकार जब आएंगे तो यहां से हम लोग आर्टिकल 12 से स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 35 तक। ये हम लोगों का पार्ट 3 होगा। और इसके बाद जब हम लोग राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत डीपीएसपी को पढ़ेंगे, तो यहां से हम लोगों का आर्टिकल नंबर स्टार्ट हो जाएगा 36 टू आर्टिकल 51। ये हमारा पार्ट 4 का होगा। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। यहां पे हम लोग आर्टिकल देखने वाले होंगे आर्टिकल 51 का ए, और ये होगा पार्ट 4 का ए। देखिए पार्ट क्या है, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूं, समझा देता हूं। हमारे संविधान में कुल जो अनुच्छेद है कितने हैं, 395 आर्टिकल्स है। ठीक है, कितने हैं मेरे भाई, 395 आर्टिकल्स है। क्लियर है, समझ में आ गया। लेकिन अगर सीक्वेंस वाइज अगर आप काउंट करेंगे तो ये आपको आर्टिकल 468 प्लस अभी प्रेजेंट में आपको देखने को मिलेगा। तो अब ये जो आर्टिकल्स है, इस आर्टिकल को क्या कर दिया गया है, कई सारे भाग में बांट दिए गए हैं। तो हमारे संविधान में कुल कितने भाग हैं, कुल कितने पार्ट है, तो कुल अभी आपके भाग कितने हैं, 25 है। तो अब इसको भाग को बांटने का मतलब क्या है कि जैसे आपके घर में क्या है, अलमीरा होगा, ठीक है ना। अलमीरा में बात किया जाए तो 3 रैक है। ये आपका कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 2 हो गया और ये कॉलम 3 है। अब इस अलमीरा में मुझे रखना क्या है, कपड़ा रखना है। ठीक है, यानी ये कपड़ा क्या हो गया, आपका आर्टिकल हो गया। और ये जो अलमीरा है, ये अलमीरा क्या हो गए, भाग हो गए, यानी कि पार्ट हो गए। अब इस कपड़े को मैं क्या करूंगा, अब आपका भी कपड़ा है, आपके भाई के भी कपड़े और आपके पिताजी के भी कपड़े। तो यहां पे जो फर्स्ट कॉलम में रखा गया है पिताजी के कपड़े को, यहां पे आपके कपड़े को रखा गया है और यहां आपके भाई के कपड़े को रखा गया। ऐसा क्यों रखा गया है, कि आपको सुविधा हो। उसी प्रकार जैसे कि 395 जो आर्टिकल है, तो आप ये जैसे कि पार्ट 1 हो गया आपका, समझिएगा भाई। ये जैसे कि आपका पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 में हम लोग 4 आर्टिकल्स रखे हैं, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4। अब ये आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 ये इसलिए हम लोग पार्ट 1 में रखे हैं क्योंकि ये जो 1 आर्टिकल है, या आर्टिकल 2 है, या आर्टिकल 3 है, या आर्टिकल 4 है, ये चारों आर्टिकल सिमिलर है। समझ में आए कैसे सिमिलर है, अब समझिएगा। यहां पे पार्ट 2 है ये आपका। यहां पे हमने रखा है आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11, यानी कि आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10, आर्टिकल 11। अब इसको मैंने पार्ट 2 में रखा है, इसीलिए 5 से लेकर के 11 का आर्टिकल, ये सारे के सारे जो आर्टिकल्स आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे आर्टिकल किसके बारे बात करती है, तो नागरिकता के बारे बात करती है। तो नागरिकता से रिलेटेड जितने भी कानून है वो पार्ट 2 में मिलेंगे, आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11। उसी प्रकार पार्ट 3 में जब हम लोग आएंगे तो हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आपके आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35, वो सारा यहां पे एक जगह रख दिया गया। समझ में आ गया भाग और आर्टिकल, ठीक है सर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। ये हम लोगों का सिलेबस है संविधान में, यहां तक चीजें क्लियर हो गया भाई। अब बात करेंगे कि ये जो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में हमने संविधान तो जान लिया कि संविधान में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लेकिन अब हमें यह जानना है सर, ये जो भारतीय राजनीति जो आपने लिखा है सरकार, इस सरकार में क्या पढ़ेंगे, यानी कि हम सरकार के बारे पढ़ने वाले हैं। तो समझिए कौन कौन से चीजें यहां पे देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे संघ सरकार को, ठीक है ना, यानी संघ सरकार को मतलब यूनियन गवर्नमेंट, हिंदी में लिख रहा हूं मैं, इंग्लिश में बोलूंगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे क्या, राज्य सरकार के बारे में, ये हो गया आपका स्टेट गवर्नमेंट। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे लोकल गवर्नमेंट को, यानी कि जो स्थानीय सरकार है, जैसे कि नगर पालिका, पंचायत, ये सारी चीजें। इसके बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे, जुडिशियरी सिस्टम को, यानी कि आपकी जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट, मैं लिख रहा हूं सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, ये सारी चीजें हम लोग जुडिशियरी में पढ़ने वाले हैं। और देन अंतिम में हम लोग पढ़ेंगे जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और जितने भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, वो सारा कुछ, ठीक है, जैसे नीति आयोग हो गया आपका, कैग हो गया,
सारा सीजीए वगैरह ये जितने भी चीजें हैं ये हम लोग यहाँ पे कंप्लीट पढ़ने वाले। तो इस प्रकार से ये हम लोगों का सिलेबस चलेगा। तो अब आपके मन में डाउट आ रहा है कि सर प्रेसिडेंट कहाँ है, ठीक है, यहाँ पे प्रेसिडेंट मिलेगा, लोकसभा राज्यसभा यहाँ मिल जाएंगे आपको, राष्ट्रपति भी यहीं मिल जाएंगे आपको, यहाँ चीफ मिनिस्टर मिल जाएगा, राज्यपाल मिल जाएंगे, विधानसभा विधान परिषद मिल जाएंगे, यहाँ पे नगर पालिका नगर पंचायत जो पंचायती व्यवस्था पढ़ते हैं यहाँ मिल जाएगा, यहाँ सारा पूरा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बारे पढ़ लेंगे और जितने ऑर्गेनाइजेशन, इस प्रकार से ये हम लोगों का सिलेबस चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले होंगे सर, हम लोग सबसे पहले फोकस करेंगे संविधान को। तो संविधान के जब फोकस करेंगे तो सबसे पहला चैप्टर क्या होगा हमारा, संविधान सभा। लेकिन जब हम संविधान सभा को पढ़ रहे होंगे तो क्या डायरेक्ट स्टार्ट कर देना सही होगा, नहीं, हमें समझना होगा सबसे पहले कि ये संविधान है क्या, ठीक है ना। देखिए हर देश में क्या है, जहां भी लोग, अब मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के बारे में, अब ये क्या है, अब आपको मैं बिना बोले मैं लोकतंत्र बोल दूं, ये क्या उचित है, नहीं है, तो मैं इसको भी समझाऊंगा। लेकिन अभी बस इतना समझिए कि जहां भी लोकतंत्र है भाई, चलिए उसको भी हटाइए, लोकतंत्र के वर्ड मैं यूज ही नहीं करना चाहूंगा अभी, जब तक मैं उसको समझा ना दूं। अभी हम सबसे पहले ये समझेंगे कि हम लोगों को जब संविधान पढ़ना है और संविधान का जब पहला चैप्टर हम लोग संविधान सभा को पढ़ने वाले होंगे तो पहले समझेंगे कि संविधान है क्या ये। चलिए अब हम लोग समझते हैं सबसे पहले संविधान के बारे कि संविधान होता क्या है, ठीक है ना भाई। यहां तक कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताइएगा। देखिए समझ करके पढ़ना, और मैंने एक वर्ड आपको बताया था, लकीर के फकीर नहीं बनना। हमें लकीर के फकीर इसलिए नहीं बनना है, इसके पीछे का बस सिंपल सा मैंने लॉजिक दिया, क्योंकि मैंने देखा है भाई, आप पूरे झारखंड में खोज लीजिएगा जो कंटेंट मैं दूंगा यहाँ पे, चाहे मैं दूं जीके में, साइंस में या कंप्यूटर में, चाहे लक्ष्मण सर दे मैथ्स में, चाहे रीजनिंग में, चाहे गांधी सर झारखंड जीके में या खोट्टा में देंगे, पूरे झारखंड में आपको नहीं मिलेगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। इससे ज्यादा आप खुद जब कंटेंट देखेंगे तो आप खुद भी कमेंट कर पाएंगे और खुद भी चीजों को समझ पाएंगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि संविधान के बारे में, कि संविधान, देखिए मैं नहीं कह रहा हूं कि बेस्ट हूं भाई, बहुत मेहनत है इसमें, बहुत मेहनत हमने किया है एक समय में, तो आज बस मैं वो आपको दिखाना चाहता हूं और आप इसका भरपूर लाभ ले सकें, ठीक है यार। ये कंटेंट जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी मेहनतें की गई होगी, ठीक है ना। चलिए बाकी भाई देर नहीं करते, पहले समझते कि संविधान क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बतलाने वाला हूं अभी संविधान के बारे में। तो एक लाइन में लिख रहा हूं संविधान क्या है, एक लाइन में लिख रहा हूं संविधान क्या है, आपका एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि हिंदी में इसको लिखेंगे विधिक दस्तावेज। बस इतना ही आपको लिखना है और आपको समझ जाना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या है। विधिक दस्तावेज यानी संविधान के बारे में मैंने क्या लिखा है सर, संविधान के बारे में मैंने लिखा है कि संविधान क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। अब समझिए क्या होता है। संविधान जो है किसी भी देश का संविधान जो है किसी भी देश का क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है। अब समझिएगा यहां पे एक चीज छूट गया भाई, एक शब्द छूट गया है, ये एक शब्द काफी मायने रखता है। संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च, ये वर्ड है सबसे बेस्ट, सर्वोच्च क्या है, एक विधिक दस्तावेज होता है, सर्वोच्च विधिक दस्तावेज होता है, सर्वोच्च विधिक दस्तावेज होता है। अब मुझे सर ये बताइए कि ये जो विधिक दस्तावेज जो आप बता रहे हैं इसका मतलब क्या है। तो मतलब तो आपको समझ में आना ही चाहिए। देखिए नाम में ही सब कुछ छिपी हुई है। विधिक दस्तावेज में विधि आ रही है और यह है दस्तावेज, यानी कि यह है आपका डॉक्यूमेंट। यानी विधि को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, लॉ, या फिर आप इसको थर्ड भाषा में कानून भी कह सकते हैं। डॉक्यूमेंट हो गया ये आपका इंग्लिश में, ठीक है ना। यानी कि संविधान क्या है, एक दस्तावेज है जिसमें क्या लिखी हुई है, लॉ लिखी हुई है, कानून लिखी हुई है। यानी कि उस देश में जो शासन चलेगी भाई, कोई भी आपको कहीं भी शासन करना है तो आप शासन कैसे करेंगे, कोई वहां पे कानून होना चाहिए ना। तो जो भी शासन करने वाला होगा उसको हम क्या कहेंगे, शासक कहेंगे। जो हेड है भाई, जो हेड होगा उसको हेड ही ना कहें, मतलब जो शासन करने वाला होगा, जो रूल करने वाला होगा उसको हम क्या कहेंगे, हेड कहेंगे। तो जो शासन करने वाला जो शासक है वो शासक कैसे करेगा, शासन कैसे करेगा, तो उसके पास कोई कानून होना चाहिए। तो वो सारे कानून आपके कहाँ लिखे हुए हैं, इस दस्तावेज में। यानी कि संविधान क्या है, संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च लीगल डॉक्यूमेंट, विधिक दस्तावेज होता है। अब सर्वोच्च का मतलब समझिए, इसका मीनिंग समझिए, एक एक चीज का मीनिंग तोड़ते चलेंगे। सर्वोच्च कहने का मतलब क्या है कि इससे ऊपर, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, इससे ऊपर उस देश में कोई दूसरा कानून नहीं हो सकता है, कोई दूसरा कानून
कोई दूसरा कानून नहीं होगा, कोई दूसरा कानून नहीं होगा। मतलब ये कि उस देश में जो सबसे सर्वोपरि है वो कौन है, तो वो आपका संविधान है। संविधान सर्वोपरि है। हमारे जो संविधान जो हम लोग बात करते हैं, हमारा संविधान ही सर्वोपरि है, चाहे कार्यपालिका या विधायिका या न्यायपालिका, ये जो मैंने 3 वर्ड यूज किया, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इस पे भी आएंगे, ये सब इसके नीचे हैं। किसके नीचे हैं? संविधान के नीचे हैं। संविधान सर्वोपरि है, इससे ऊपर कोई दूसरा कानून नहीं हो सकता है। सरकार कोई भी कानून अगर बनाना चाहेगी, ध्यान से सुनिए अब आप, सरकार कोई भी कानून बनाना चाहेगी तो वो किसके अंडर होके, तो ये संविधान के अंडर होकर के ही कानून बनाएगी। ठीक है ना? माने कि जो संविधान में जो बातें लिखी है उसके तहत अगर आप संविधान में जो बातें लिखी है और उसके खिलाफ जाकर के अगर कोई कानून बना रहे हैं तो वो कानून आपका मान्य नहीं होगा, वो रद्द कर दिया जाएगा न्यायपालिका की तरफ से। मतलब संविधान जो है किसी भी देश का सर्वोच्च एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। इससे ऊपर उस देश में कोई दूसरा कानून नहीं होगा। उस देश में जितने भी कानून बनेंगे वो सभी के सभी संविधान के अधीन होंगे। अब ये संविधान तो आपको समझ में आ गया कि संविधान में क्या है, लिखा हुआ है कानून, लॉ, कि जो देश में शासन चलेगा कैसे चलेगा। यानी ये जो मैं शासक की बातें कर रहा था, यानी कि जो हेड, जो प्रमुख होंगे, इस कैसे काम करेगा, तो ये संविधान के अकॉर्डिंग कार्य करने वाला होगा। ये हो गया आपका संविधान सर्वोपरि। अब सर्वोपरि संविधान है, उसके नीचे देखिए शासक है। ठीक है ना? चलिए इसको अच्छे से मैं लिख दे रहा हूं। इसके नीचे क्या है? आपका शासक है, यानी कि जो हेड होगा, इंग्लिश में इसको हम क्या बोलेंगे? हेड। जो राजा होंगे, वो राजा किसके नीचे है? संविधान के नीचे है। अब ये शासक कैसे करेगा भाई? जो भी शासन करना होगा इसको, ये कैसे करेगा? जो बातें यहाँ संविधान में लिखी है उसके अंडर आके ही शासन करेगा। अब ये जो भी कानून बनाएगा, ठीक है, समझिए, वो किसके अधीन होगा? इस संविधान के अधीन होकर ही कानून बनेगा। तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि सर संविधान क्या है। चलिए सर, संविधान क्या है सर, ये मुझे क्लियर हो गया है। अब आइए सिलेबस में। तो अब हम लोगों को सिलेबस में क्या पढ़ना है? संविधान सभा। ठीक है भाई, चलिए आइए इधर। अब एक बात बताइए हमें, हम लोगों के ऊपर रूल कौन किया? हम लोगों ने 1947 में आजादी प्राप्त की। किससे? ब्रिटेन से, अंग्रेजों से हमने आजादी प्राप्त किया। ठीक है, तो हमने क्या ब्रिटेन से क्या मांगा? संविधान मांगा। अब बताइए, आप खुद से सोचिएगा, संविधान मांगा या फिर हमने ब्रिटेन से, अंग्रेजों से संविधान सभा मांगी? ये दोनों वर्ड को समझिए। हमने क्या मांगी? संविधान सभा को इंग्लिश में कहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमने अंग्रेजों से क्या मांगा भाई? हमने मांगा अंग्रेजों से कि भैया हमें संविधान दे दीजिए, मतलब हमें कानून बना करके लिख करके दे दीजिए कि हम लोगों के ऊपर शासन कैसे किया जाए। क्या हमने ये मांगा? अगर ये ब्रिटेन, अगर संविधान, हम लोग ब्रिटेन से संविधान मांगते तो यहाँ पे जो ये क्या होता है? एक लीगल डॉक्यूमेंट है, इसमें क्या होता? कानून होता। तो ये सारे कानून किसके अकॉर्डिंग होता? अंग्रेजों के तहत होता। भाई हम कितने साल हम अंग्रेजों के अधीन रहे, कितने साल हमने ना जाने तानाशाही की सरकार देखी। क्या हम लोग संविधान अंग्रेजों से मांगे? नहीं, हमने संविधान की मांग नहीं की अंग्रेजों से। हमने किसकी मांग की? संविधान सभा की मांग की। यह अगस्त ऑफर 1940 से ही हम लोग यहाँ इसकी डिमांड करना स्टार्ट कर दिए थे। अगस्त ऑफर आया, क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन ने साफ साफ कह दिया 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ, उससे पहले क्रिप्स मिशन ने कह दिया था कि भारत में जो है संविधान सभा का फॉर्मेशन होगा जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होगा। अब थोड़ा समझिए, इस संविधान सभा के कंसेप्ट को समझिए। मतलब आपको यह समझ में आ गया कि संविधान हमने नहीं मांगा भाई। हमने किसकी मांग की थी? हमने संविधान सभा की मांग की थी। हमने किसकी मांग की थी? हमने संविधान सभा की मांग की थी। अब ये संविधान सभा की हमने मांग क्यों की? कि ये संविधान सभा एक असेंबली बनेगा, ठीक है, भारत में, जिसमें क्या होंगे? कुछ सदस्य बैठेंगे। कौन सदस्य बैठेंगे? वो चुन करके यहाँ पे आएंगे और ये लोग क्या करेंगे? भारत में कैसे शासन करना है, ठीक है ना, उसके लिए ये लोग क्या करेंगे? संविधान को तैयार करेंगे। यानी संविधान सभा में बैठ करके संविधान निर्माता जो यहाँ पर बैठेंगे, जो चुन करके आएंगे और देश में शासन कैसे करना है, उस संविधान का फॉर्मेशन किया जाएगा इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, यानी कि संविधान सभा में। यानी अब आप पढ़ने वाले क्या है, अब आपको समझ में आ गया कि सर हम संविधान सभा को जो पढ़ने वाले हैं, आज हमको समझ में आ रहा है कि हम संविधान सभा में क्या पढ़ने वाले। यहाँ पर बैठेंगे जो संविधान निर्माता है, जो हमारे देश का संविधान लिखा गया, जिसको लिखने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। जब आप देखेंगे कि इसका जो फॉर्मेशन हो रहा है संविधान सभा का 1946 में,
और 1950 में हमारा संविधान लागू किया जा रहा है, 26 जनवरी 1950 में। संविधान सभा का फॉर्मेशन कब हुआ? 1946 में। और संविधान लागू कब हो रहा है? 26 जनवरी 1950 में। समझ में आया? तो यहाँ पे बहुत सारे सदस्यों का चुनाव होगा, वो आज हम लोग पढ़ेंगे, वही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चुनाव होगा, कौन आएंगे चुन करके, इसके कितने मीटिंग होंगे, हर मीटिंग के जो अध्यक्ष हैं कौन अध्यक्ष बनेंगे, वहां पे क्या डिस्कशन की जाएगी, क्या निर्णय ली जाएगी, ये सारी बातें हम लोग संविधान सभा में पढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गया भाई? चैप्टर या सिलेबस की बात की जाए या धीरे धीरे चीजें अब आप समझ पा रहे होंगे। अब आइए कुछ अब बेसिक बातें अब हम लोग करेंगे। बेसिक बातों का मतलब ये है कि जो रोड मैप हमें बतलाना है, जो बेस हम लोगों को बनाना है, क्रिएट करना है। चलिए अब सबसे पहले हम बात करने वाले होंगे, देखिए एक चीज तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया है कि संविधान सभा क्या है। अब एक बात मैं आपको यहाँ पे बतलाना चाहूंगा सरकार के बारे में, ठीक है ना? बेसिक फंडा अब आप लोग क्लियर करते चलिएगा। देखिए सबसे पहले जब हम सरकार की बात करते हैं तो सरकार के बारे में मैंने आपको क्या बताया, सरकार को 3 टायर में विभाजित किया जाता है, ठीक है ना? सरकार के 3 टायर हैं। 3 टायर कैसे हैं समझिएगा। एक है आपका संघ सरकार है, ठीक है ना? क्या है? एक आपका संघ सरकार यानी कि यूनियन गवर्नमेंट हो गया, एक आपकी राज्य सरकार हो गई, और एक आपकी क्या हो गई? स्थानीय सरकार, यानी कि ये क्या हो गई? आपकी लोकल गवर्नमेंट, ठीक है? ये इंडिपेंडेंट काम करती है, ये इंडिपेंडेंट काम करती है, और ये जो है इसके अधीन होकर कार्य करती है। यानी कि हमने 3 सरकार देखा, एक संघ सरकार, एक राज्य सरकार और एक आपकी स्थानीय सरकार। यहां तक कोई दिक्कत है सर? यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ये जो सरकार है, इस सरकार के 3 अंग होते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब ये सरकार को क्या है, सरकार के 3 अंग है। सरकार के कौन कौन से 3 अंग है अब इसको समझिए। सरकार के कौन कौन से 3 अंग है इससे फैमिलियर होइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार के जो 3 अंग है, एक है आपकी कार्यपालिका, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव। इंग्लिश में हम इसको क्या कहेंगे? एग्जीक्यूटिव। और एक है आपकी विधायिका, विधायिका जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे? लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर। और एक है आपकी न्यायपालिका, न्यायपालिका को इंग्लिश में क्या कहेंगे हम लोग? जुडिशियरी, ठीक है ना? इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे? जुडिशियरी। अब ये है क्या, इसको अब हम लोग समझते हैं, ठीक है ना? एक एक करके। हमने आपको क्या बताया सर? हमने ये बताया कि जो सरकार है, सरकार के 3 टायर हैं, ठीक है ना? 3 टायर मतलब 3 प्रकार की सरकार है। एक केंद्र में जो सरकार है मोदी जी की, अब हर राज्य में अपनी अपनी एक सरकार है, राज्य सरकार, और एक है स्थानीय सरकार, पंचायती है राज, आप पढ़ते हैं जो है नगर पालिका, नगर निगम के बारे। ये अधीन कार्य करती है, किसके अधीन होकर के कार्य करती है? राज्य सरकार के अधीन कार्य करती है। ये इंडिपेंडेंट कार्य करती है, ये भी स्वतंत्र होकर कार्य करती है। अब मैंने आपको ये बताया कि जो सरकार है, सरकार के कितने अंग है। जैसे आपके बॉडी में 3 बहुत सारे अंग है ना, आंख है, नाक, कान, उसी प्रकार सरकार के 3 अंग है, जिसमें से एक हमने देखा कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, एक हमने देखा विधायिका, लेजिस्लेचर, और एक हमने देखा जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। अब इसके कार्यों को समझते हैं। ये कार्यपालिका का कार्य क्या है पहले ये बतलाइए। कार्यपालिका का कार्य क्या है, विधायिका का कार्य क्या है, और आपकी न्यायपालिका का क्या कार्य है, इसको समझिए। देखिए विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, लेजिस्लेचर। अब ये लेजिस्लेचर का कार्य क्या है? कानून बनाना, ठीक है ना? क्या करना? कानून बनाना। इसका कार्य क्या है? कानून बनाना। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को। ये जो कानून बनाएगी, जो सरकार की जो आपकी अंग है विधायिका, लेजिस्लेचर, ये जो कानून बनाएगी किसके अधीन होकर काम करेगी? ये संविधान के अधीन होकर के कानून बनाएगी। यानी कि संविधान में जो भी कानून लिखी गई है उसके अधीन होकर के, उसके अंडर में आके ही क्या करेगी? ये कानून बनाएगी, ठीक है? यानी कि जैसे कि संविधान में लिखा गया है कि जो जनता है, भारत के जो नागरिक है, उनको बोलने की स्वतंत्रता है, तो सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती है कि जो जनता, जो नागरिक है, उनको बोलने से बाध्य किया जाए। और अगर सरकार ऐसा कानून बना दिया जाए कि जो जनता है, जो नागरिक है भारत के, उनको बोलने की स्वतंत्रता पे रोक लगाती है, और उस कानून को लेकर कोई भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, तो सुप्रीम कोर्ट जब इस कानून को देखेगी तो वो देखेगी कि जो जनता की जो मौलिक अधिकार है, जो संविधान में प्रावधान किया गया है कि बोलने की स्वतंत्रता होगी, जनता जो नागरिक है भारत के, तो ये कानून जो बनाया गया है ये क्या है? संविधान का हनन किया जा रहा है, मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है, संविधान के खिलाफ कानून बनाया गया है। तो न्यायपालिका उस कानून को 0 या शून्य घोषित कर सकती है, यानी कि रद्द कर सकती है। तो देखिए किस प्रकार मैंने जो बताया कि संविधान सर्वोपरि है, सारी बातें उसमें लिख दी गई, उसके अधीन ही सरकार जो है, यानी कि सरकार के जो अंग होंगे वो कार्य करेंगे। समझ में आया? तो विधायिका का कार्य क्या है? कानून बनाना।
अब बात करेंगे इस कार्यपालिका का कार्य क्या है। तो देखिए इस कार्यपालिका का कार्य क्या है, जो कानून बनाया है विधायिका ने उसको क्या करना है, उसको लागू करवाना है, ठीक है ना, उसको लागू करवाना है। जैसे कि देश में कोई ऐसी सिचुएशन, कोई हिंसात्मक रूप ले रखा है, कोई भी हिंसात्मक कोई झगड़ा या फिर कोई भी हिंसात्मक घटनाएं घटी हुई है भारत में, तो आनन फानन में सरकार ने कोई कानून बनाया है कि एक सप्ताह तक जो है 144 धारा लागू की जा रही है कि एक 10 लोगों का या 5 व्यक्तियों का ग्रुप एक साथ घूमते हुए नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अब ये भाई सरकार ने, ये तो विधायिका ने कानून तो बनाया, इसको लागू कौन करेगा, तो ये कार्यपालिका लागू करेगा। अब आइए न्यायपालिका का कार्य क्या है। न्यायपालिका का कार्य यह है कि जो कानून बनाया गया है उस कानून का जांच करना, कि जो भी कानून बनाया गया है क्या ये संविधान के खिलाफ तो जाकर के नहीं बनाया गया, मतलब जो संविधान सर्वोपरि है, इस संविधान के खिलाफ जाकर के तो कानून नहीं बनाया गया है, ठीक है। तो तीनों समझ में आ गया कि कार्यपालिका क्या है, विधायिका क्या है, न्यायपालिका क्या है। विधायिका कानून बनाने वाला है, कार्यपालिका उसको लागू करने वाला है, जुडिशियरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो आप पढ़ते हैं वो न्यायपालिका है। तो न्यायपालिका क्या करेगी, उस कानून का जांच करेगी। अब आइए एक चीज यहां पे मैं आपको एक डायग्राम बना रहा हूं। सर्वोपरि हमारा संविधान है ये, ठीक है ना, सर्वोपरि क्या है, हमारा संविधान है। अब इसके अंदर आकर के काम करने वाला 3 अंग है सरकार की। अब देखिए, अब समझ में आएगा कि भाई सर्वोपरि हमारे देश में कार्यपालिका, विधायिका, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी कोई न्याय देगा तो वो संविधान के अकॉर्डिंग ही देने वाला, यानी कि चाहे आप कार्यपालिका की बात करें यानी कि एग्जीक्यूटिव की बात कर लें, या फिर आप विधायिका की बात कर लें, या फिर आप लेजिस्लेचर की बात कर लें, या फिर आप जुडिशियरी की बात कर लें, या फिर आप न्यायपालिका की बात कर लें, ये सभी के सभी क्या है भाई, किसके अंडर है, संविधान के अंदर। यानी कि संविधान के पास, संविधान जो है, संविधान पावर दे रहा है, संविधान पावर देता है कार्यपालिका को, विधायिका को और न्यायपालिका को। ना कि न्यायपालिका इंडिपेंडेंट है तो भाई कोई भी अब डिसीजन लेगी, नहीं भाई, ये जो भी डिसीजन लेने के लिए इसके पास जो भी कैपेबिलिटी, जो भी पावर है वो कहां से मिल रही है, संविधान से मिल रही है। विधायिका यानी कि सरकार की जो अंग है विधायिका, ये कोई भी अगर कानून बनाएगी तो ये कानून बनाने का जो पावर दे कौन रहा है, इसको संविधान। तो भैया जो पावर देने वाला है तो क्या आप उसके खिलाफ जाके कानून बनाएंगे, नहीं। अब ये कानून को क्या है, लागू करने वाला, तो ये भी संविधान के अंदर आकर के ही कोई भी कानून को लागू करवाएगा। समझ में आ गया भाई एक बेसिक स्ट्रक्चर। यानी अब आप फैमिलियर हो गए किससे, कार्यपालिका से, विधायिका से और जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका से। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए देखिए, कोई भी देश में, ठीक है ना, अगर शासन करना है, ठीक है ना भाई, एक बात सिंपल से, अगर हमें शासन करना है तो क्या होगा, वहां पे शासक चाहिए, ठीक है ना। अब ये शासक अगर चाहिए तो ये शासक कैसे शासन करेगा, वहां पे अपना एक संविधान होना चाहिए। समझते चलिएगा स्ट्रक्चर को, है। तो जो शासक है वो क्या होगा, उस देश का हेड होगा, यानी कि उस राष्ट्र का क्या होगा, अध्यक्ष कहलाएगा, राष्ट्र अध्यक्ष इसको कहेंगे, ठीक है। कई जगह राष्ट्र, कई देश में राष्ट्र अध्यक्ष कहा जाता है, कई जगह महाराजा कहा जाता है या फिर महारानी कहा जाता है, ठीक है। ये समझते चलिए भाई, ये स्ट्रक्चर को समझते चलिए। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय राजनीति और संविधान के बारे में, तो हर जगह व्यवस्थाएं सेम नहीं है। आप अमेरिका में देखेंगे तो सेम व्यवस्थाएं नहीं है, आप कनाडा में देखेंगे तो सेम व्यवस्थाएं नहीं है, पाकिस्तान में देखेंगे तो सेम व्यवस्थाएं नहीं है, भारत तो में भी अलग है। तो हम लोगों को समझना है कि भारत में कौन सी व्यवस्थाएं, वो समझाना मैं चाह रहा हूं आपको। तो सबसे पहले आपको मैंने ये बताया कि अगर हमें कोई भी देश में शासन करना है, किसी भी देश की बात कर लें, तो भाई एक शासक होना चाहिए, और शासक होने से पहले क्या चाहिए, उस देश में एक कानून होना चाहिए, एक दस्तावेज होना चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। उसके अधीन आकर के वो शासक क्या करेगा, शासन करेगा। अब वो जो शासक क्या हो सकता है, उसको हम कई नाम दे सकते हैं। राष्ट्र का अध्यक्ष बोल सकते हैं, राष्ट्र अध्यक्ष, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्र अध्यक्ष को राष्ट्रपति कहते हैं, ठीक है। अब इंग्लैंड में उसको क्या कहा जाता है भाई, महाराजा महारानी कहा जाता है। अब उसी प्रकार से अब कहीं जगह आपको सैनिक शासन भी देखने को मिलेगा, सैनिक प्रशासन देखने को मिलेगा। मतलब कहने का, सैनिक प्रशासन कहने का मतलब क्या है, समझिए। सैनिक प्रशासन, सैनिक प्रशासन, सैनिक प्रशासन कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसे देश है, जैसे पाकिस्तान को ले लीजिए, वहां पे जो सेना के प्रमुख है वही उस देश को चला रहे हैं, तो वहां पे सैनिक प्रशासन हो गए। क्लियर है। तो ये सब व्यवस्थाएं हैं। तो अब समझिएगा यहाँ पे, तो भारत में क्या है, अब मुझे बताइए भारत में। अब आइए, क्योंकि हमें भारत के बारे में पढ़ना है, क्योंकि भाई हम पीसीएस लेवल पे तो नहीं। अब देखिए जेपीएससी में इसी को मैंने कितने अलग तरीके से पढ़ाया, प्रस्तावना वगैरह जब आपने पढ़ा, तो खैर उसको छोड़िए।
तो बात कर रहे थे हम लोग क्या कि सबसे पहले देश में क्या होना चाहिए, एक देश का अपना एक संविधान होना चाहिए। अब इस संविधान के अकॉर्डिंग ये आपको जो है शासन करना है इस शासक को। तो अब ये शासक को हम लोग जो भारत में बोलते हैं राष्ट्र अध्यक्ष यानी हेड ऑफ नेशन जो होता है वो कौन होता है, आपके राष्ट्रपति होते हैं। अच्छे से लिखना चाहिए मुझे भी, ये हो गए आपके राष्ट्रपति। अब एक बात बतलाइए, ये जो राष्ट्रपति है ये राष्ट्रपति का ध्यान से समझिए, राष्ट्रपति जो भारत में बनते हैं वो कैसे बनते हैं, इनका क्या होता है, निर्वाचन होता है, ठीक है ना। अब एक एक वर्ड मैं क्लियर करते चलूंगा भाई, मनोनीत करना, निर्वाचन करना, ये सारा कुछ, ठीक है। इनका क्या होता है, निर्वाचन होता है, मतलब क्या होता है, चुनाव होता है। अब समझिए, लेकिन जब इंग्लैंड में अब जब आप देखेंगे, इस इंग्लैंड की जब बात करेंगे तो इंग्लैंड का जो राष्ट्र अध्यक्ष है, इंग्लैंड का जो राष्ट्र अध्यक्ष है महाराजा महारानी, इनका चुनाव नहीं होता है, समझिएगा। यहां पे इनका क्या होगा, चुनाव नहीं किया जाएगा। तो भैया ये कैसे बनेंगे, यहां पे जो महाराजा है, महाराजा की मृत्यु है तो महारानी बनेगी वहां पे राष्ट्र अध्यक्ष, या उनके पुत्र बनेंगे। यानी यहां पे क्या चलता है, वंशाक्रम, वंशानुगत, ठीक है ना, वंशानुगत क्रम चलता है यहाँ पे। यानी उनके ही वंश के लोग क्या करेंगे, वहां उस देश के राष्ट्र अध्यक्ष बनेंगे। तो जहां ऐसी प्रथा है जहां पे राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है तो वहां उसको हम क्या कहेंगे, गणतंत्र नहीं कहेंगे, यानी उसको हम लोग रिपब्लिक स्टेट नहीं कहेंगे। लेकिन जिस देश का राष्ट्र अध्यक्ष का अगर चुनाव होता है तो उस देश को हम लोग क्या कहेंगे, गणतंत्र कहेंगे। तो चलिए अब आप एक वर्ड से और फैमिलियर हो गए, किससे, गणतंत्र से। तो देखिए समझिए, मैंने कहा ना कि हर देश में अपना अलग अलग शासन है। अभी आपने क्या देखा, जैसे कि भारत में देखा आपने, भारत का भी अपना एक संविधान है, इंग्लैंड का भी अपना संविधान है। अब वहां पे भी राष्ट्र अध्यक्ष है और इंग्लैंड में भी भाई राष्ट्र अध्यक्ष है, लेकिन इनका जो राष्ट्र अध्यक्ष भारत में राष्ट्रपति, इनका क्या हो रहा है, चुनाव हो रहा है। और अगर जो राष्ट्र अध्यक्ष का अगर हम लोग चुनाव कर रहे हैं तो उस देश में क्या है, गणतंत्र, या वो देश क्या है, एक रिपब्लिक स्टेट है, रिपब्लिक कंट्री है। लेकिन अगर हम यही चीज इंग्लैंड के बारे में देखना चाहें तो इंग्लैंड का जो राष्ट्र अध्यक्ष महाराजा महारानी है वो क्या है भाई, चुनाव इनका नहीं होता। ये कैसे बनते हैं, वंशानुगत क्रम से बनते हैं, यानी कि ये आपका एक रिपब्लिक स्टेट नहीं है। यहां तक चीजें क्लियर हो गया सर, गणतंत्र के बारे भी समझ में आ गया। अब आइए बात करते हैं, चुनाव की बात किया जाए तो दो प्रकार से चुनाव होगा, एक होगा आपका डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है, और एक होगा आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि इसको हम लोग कहेंगे प्रत्यक्ष चुनाव, और ये हो गया आपका अप्रत्यक्ष चुनाव। अब ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या है, इसके भी कंसेप्ट को समझ लीजिए, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डायरेक्ट चुनाव, यानी कि जो निर्वाचन हो रहा है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, चुनाव कहने का मतलब क्या है, ये निर्वाचन ही है, ठीक है ना। तो निर्वाचन दो प्रकार से हो सकता है, एक तो डायरेक्ट निर्वाचन हो सकता है या इनडायरेक्ट निर्वाचन हो सकता है। डायरेक्ट कहने का मतलब क्या है कि ये हो गई आपकी जनता, ठीक है, ये हो गई आपकी जनता, और ये बन गए आपका, ये जो हो गया आपका सरकार, ठीक है, ये क्या हो गया आपके सरकार, और बीच में आपका एक हो गया आपका प्रतिनिधि, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव जिसको कहेंगे, रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधि। कौन होता है यहाँ पे, जो हम लोग चुन करके भेजते हैं एमपी को या एमएलए, ठीक है ना, सांसद या फिर विधायक जिसको कहते हैं। तो देखिए समझिएगा, जो सांसद का जो चुनाव हम लोग करते हैं, सुनिए मैंने क्या बोला, सांसद का चुनाव हम लोग करते हैं, यानी कि जनता यहाँ पे डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है, जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है, यहाँ सरकार नहीं। यहाँ पे लिखते हैं राष्ट्र अध्यक्ष, ठीक है, राष्ट्र अध्यक्ष, यानी राष्ट्र अध्यक्ष कहने का मतलब क्या है, राष्ट्रपति, ठीक है ना, समझिएगा। तो ये राष्ट्रपति का चुनाव कौन कर रहा भाई, ये एमपी एमएलए चुनते हैं राष्ट्र अध्यक्ष को, यानी राष्ट्रपति को। तो अब एक बात बताइए, ये जो राष्ट्रपति का जब इलेक्शन हुआ तो इनके इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट किए, ये एमपी एमएलए पार्टिसिपेट किए। तो क्या यहाँ पे जनता भागीदारी नहीं ले रही है, बिल्कुल ले रही है, लेकिन इनडायरेक्टली ले रही है। देखिए होता है ना, देखिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जैसे बोला जाता है ना कि भाई टीचर क्या करते हैं कि आप लोग आंदोलन करिए, हमारा मोरल सपोर्ट है, इनडायरेक्टली हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपको सही गाइडेंस दे रहे हैं, क्या आपका कोई भी हिंसात्मक रूप नहीं लेना है, हिंसात्मक आंदोलन नहीं करना, ये इनडायरेक्टली वे में। और आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं वो डायरेक्टली आप लोग आंदोलन में भाग लिए हुए हैं, हम लोग भी आंदोलन में है लेकिन इनडायरेक्टली है। ये समझ में आ गया। तो आप बताइए कैसे इनडायरेक्टली जनता है, ये जो एमपी एमएलए जो बैठ रहे हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, तो इस एमपी एमएलए को चुन करके किसने भेजा, आपने ही भेजा है ना भाई। यानी आपको पता है कि ये जो एमपी एमएलए हमने चुन के भेजे हैं भाई, ये वाकई हमारे राज्य के लिए या हमारे देश के लिए बहुत ही प्रॉपर पर्सन है, वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक इन द सेंस कि पढ़े लिखे हैं, सही है।
तो इनडायरेक्टली हमने ही भेजा, तो ये जो भी चुन करके या जो भी ये कार्य करेंगे वो सही करेंगे, तो ये हो गया इनडायरेक्टली पार्टिसिपेशन। और यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, लोकसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते, जाके वोटिंग देते हैं। विधानमंडल यानी कि सॉरी विधानसभा का जब इलेक्शन होता है उसमें हम लोग जाके वोटिंग देते हैं। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपने कंसेप्ट समझ लिया। लेकिन जो राष्ट्र अध्यक्ष का जो चुनाव होता है, राष्ट्र अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो भाई देखिए हमारा देश जो है वो कैसा है, एक गणतंत्र, चलिए यहाँ ये हमारा देश कैसा है, एक गणतंत्र राज्य है। क्यों है गणतंत्र राज्य, क्योंकि हमारे जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं यानी हमारे देश के, हमारे राष्ट्र के जो हेड है, प्रमुख है, मुखिया जो है, राष्ट्रपति, उनका क्या होता है, निर्वाचन होता है। और निर्वाचन में कैसा निर्वाचन, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। यहाँ पे वंशानुगत नहीं चलता है कि आज राष्ट्रपति ये हैं तो इनके मृत्यु के बाद इनकी वाइफ या इनके पुत्र या इनके कोई भी रिलेटिव बनेंगे, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे चुनाव होता है। अब ये हो गया। अब एक वर्ड आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, मनोनीत करना, ठीक है ना। अब ये मनोनीत के भी कंसेप्ट को समझिए, ये मनोनीत को भी, क्योंकि आगे हम लोग पॉलिटी में ये सारी चीजें इस्तेमाल करेंगे तो वहां आपको समझ में अच्छे से आएगा। मनोनीत करना यानी कि नॉमिनेशन, ठीक है ना। अब ये समझिए इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग, जैसे कि ये एक आपका क्लासरूम हो गया, ठीक है ना मेरे भाई। ये क्या हो गया, आपका एक क्लासरूम हो गया, 50 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, 50 स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं इस क्लास में। कितने स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट्स है। अब मैं शिक्षक हूँ, मैंने क्या किया, एक स्टूडेंट को उठाया और मैंने कह दिया कि ये क्या हो गया, क्लास लीडर हो गया, ठीक है। मैंने क्या कह दिया, ये क्लास लीडर। तो मैंने इसको क्या कर दिया, मनोनीत किया है। इसको बोलेंगे नॉमिनेशन करना। लेकिन इसी में हमने क्या किया है कि इसमें जो फर्स्ट जो आने वाला स्टूडेंट है, जो सेकंड आने वाला स्टूडेंट है, जो थर्ड आने वाला स्टूडेंट है, ए, बी और सी, अब इन तीनों के बीच में मैंने क्या कराया, वोटिंग कराया। ये 50 के स्टूडेंट से, ठीक है ना, कि 50 स्टूडेंट वोट दीजिए। तो ए को जो वोट मिल रहा है वो 30 स्टूडेंट इनको बनाना चाह रहे हैं, इनको 15 स्टूडेंट बनाना चाह रहे हैं और इनको केवल 5 स्टूडेंट बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, चुनाव हुआ है, यानी यहाँ पे क्या हुआ, निर्वाचन हुआ है। यहाँ पे क्या हो गया, डायरेक्ट इलेक्शन करके, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया भाई, मैंने इसको मनोनीत कर दिया, नॉमिनेट कर दिया, डायरेक्ट इसको बोल दिया कि भाई आप जो है क्लास के लीडर होंगे। तो मनोनीत करना समझ में आ गया। उसी प्रकार आप आगे पढ़ेंगे कि हमारे राष्ट्रपति जो हैं, अब लोकसभा बोलना पता नहीं आप समझेंगे, यानी कि मुझे भी लोकसभा के बारे में समझाना होगा, फिर भी मैं बता रहा हूं कि राष्ट्रपति जो होते हैं 2 सदस्य को लोकसभा में मनोनीत करते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति बैठाएंगे। उनके लिए चुनाव नहीं होगा भाई, कोई चुनाव नहीं किया जाएगा, उनको राष्ट्रपति चुन करके। अगर देखेंगे खेल के क्षेत्र में ये बहुत अच्छा कार्य किए हैं, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किए, सामाजिक क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किए, तो इनको क्या किया जाएगा, राज्यसभा में बैठाया जाएगा। ऐसे 12 सदस्य को, ये राष्ट्रपति के पास पावर है। नॉमिनेशन ये हो गया, मनोनीत कर रहे डायरेक्ट, जैसे कि क्लास लीडर को मैंने डायरेक्ट बना दिया चुन करके। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ भाई, इलेक्शन हुआ यहाँ पे। अब इलेक्शन यहाँ पे 2 तरह से हो सकता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। ये तो मैंने आपको समझा दिया। चलिए यहाँ तक चीजें आप फेमिलियर हो गए। अब धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे 2 व्यवस्था के बारे, एक होगा संघात्मक व्यवस्था और एक होगा आपका एकात्मक व्यवस्था, यानी कि फेडरलिज्म के बारे समझने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, एकात्मक शासन और संघात्मक शासन। इससे पहले और मैं आपको बेसिक करता हूं, और अभी बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ेंगे सर। देखिए हमने आपको क्या बतला दिया, हमने आपको सबसे पहले सरकार के बारे में बतलाया, क्या क्या किए पहले समझिए। हमने क्या किया, हमने सरकार के बारे समझा। सरकार के 3 टायर होते हैं, एक है आपका संघ सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। फिर हमने देखा सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। जिसमें हमने देखा कि कार्यपालिका का कार्य क्या है, कानून को लागू करवाना। विधायिका का कार्य क्या है, कानून बनाना। और न्यायपालिका का कार्य क्या है, कानून का जांच करना। ये देखा हमने। तो कानून जो भी बनेगा वो कैसे बनेगा, संविधान के अधीन होकर के, ये हमने जाना। अब हमने जब भारत आजाद हुआ तो हमने अंग्रेजों से क्या मांगी, संविधान सभा की मांग की। और इसी संविधान सभा में हमारे संविधान निर्माता बैठ करके संविधान का क्या किया, निर्माण किया। ये तो हम लोग आगे अभी पढ़ने वाले हैं। फिर हमने आपको बताया कि जो शासन करने वाला है, जो उसको हम क्या कहेंगे, शासक कहेंगे। और ये शासक जो करेगा शासन कैसे, इस संविधान के अंदर हो करके। फिर मैंने आपको बतलाया लोकतंत्र का गणतंत्र का कंसेप्ट। तो हमने आपको ये बताया कि जो राष्ट्र का जो अध्यक्ष होगा, जैसे भारत में राष्ट्रपति है, इंग्लैंड में जाए तो महाराजा महारानी, पाकिस्तान में वहाँ के सेना ही देश को चला रहे तो वहाँ कहते हैं सैनिक प्रशासन है। तो जो राष्ट्र अध्यक्ष है, अगर उसका निर्वाचन होता है, यानी कि चुनाव के माध्यम से अगर निर्वाचन होता है, तो वो देश क्या होगा, गणतंत्र होगा। लेकिन निर्वाचन के भी 2 तरीके हमने देखा, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट।
तो फिर हमने ये समझ लिया कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है उसका चुनाव हो रहा है, निर्वाचन हो रहा है, यानी कि वो क्या हो गया, गणतंत्र। इसमें हमने एक वर्ड और समझा मनोनीत करने के बारे में, यानी कि नॉमिनेशन समझा कि वहां पे क्या होता है, डायरेक्ट नॉमिनेट कर दिया जाएगा, ये भी हमने समझा। फिर इसके बाद इंग्लैंड में हमने क्या देखा, वहां का राष्ट्राध्यक्ष क्या है, वंशानुगत, यानी कि वहां पे जो महाराजा है उनके महारानी बनेंगे फिर से, या उनकी वाइफ बनेगी महारानी, या फिर उनके पुत्र है वो महाराजा बनेंगे, या उनकी बेटी है तो वो महारानी, यानी वहां वंशानुगत चीजें चलती है, ये हमने समझ लिया है। अब इसके बाद हम लोगों को समझना है कि ये जो सरकार से, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां से सरकार को लेकर के, ये जो सरकार है ना, देखिए सरकार दो प्रकार, सरकार को मैं अब डिवाइड कर रहा हूं भाई, समझिएगा, देखिएगा, इतना डिटेल आपको बेसिक लेके चल रहा हूं ना, आज की क्लास के बाद जब दूसरे क्लास को आप जब करेंगे तो आपको फील आएगा कि आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, आप एक्चुअल जो अभी राजनीति भारत में देखते हैं उसको आप फील कर पाएंगे। देखिए सरकार को हम दो प्रकार से वर्गीकृत कर रहे हैं, ठीक है, समझिएगा। एक जो हम वर्गीकृत कर रहे हैं, कार्यपालिका जो है आपकी, और जो आपकी विधायिका है। आपको कार्यपालिका विधायिका का मतलब मैंने समझा दिया, कानून को लागू करने वाला और ये कानून बनाने वाला है, सरकार के ये अंग है। तो सरकार का जो वर्गीकरण हम कर रहे हैं, पहला वर्गीकरण जो हम कर रहे हैं, कार्यपालिका और विधायिका के बीच के जो संबंध है, के संबंध के आधार पर, संबंध के आधार पर हम एक वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। और एक जो वर्गीकरण करेंगे हम लोग, एक जो वर्गीकरण करेंगे हम लोग, जो देश में जो केंद्र है और जो राज्य है, केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है, केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है, उसके आधार पर हम लोग सरकार का क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, यानी कि क्लासिफिकेशन करेंगे। यानी दो प्रकार से हमने विभाजन कर दिया सरकार का, एक विभाजन है और ये दूसरा विभाजन है। पहला विभाजन हमने कार्यपालिका और विधायिका के संबंध के आधार पर किया है, और दूसरा विभाजन हमने केंद्र और राज्य के बीच के संबंध के आधार पर किया। अब आइए, जब केंद्र और राज्य, जब कार्यपालिका और जो विधायिका के संबंध के आधार पर जब सरकार का जब विभाजन वर्गीकरण किया जाएगा, तो दो प्रकार की सरकार होगी। एक होगी अध्यक्षीय सरकार, ठीक है, एक होगी अध्यक्षीय सरकार कहेंगे, एक मिनट, एक को कहेंगे अध्यक्षीय सरकार और एक को कहेंगे हम लोग संसदीय सरकार। अब आप पॉलिटी में सुनते हैं संसदीय सरकार, भारत की जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो आपको यह सुनने मिलता है। तो भारत में क्या है, संसदीय सरकार है, ये बेस्ट एग्जांपल। और अध्यक्षीय सरकार कहां है, आप अमेरिका चल जाइए, वहां पे कौन सी सरकार है, अध्यक्षीय सरकार। कहने का मतलब क्या है सर, कहने का मतलब यह है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में कार्यपालिका और विधायिका के आधार पर कौन सी सरकार है, अध्यक्षीय सरकार या फिर संसदीय सरकार। तो भारत में क्या है, संसदीय सरकार है, लेकिन अमेरिका में कार्यपालिका और विधायिका के संबंध के आधार पर क्या, अध्यक्षीय सरकार। इस अध्यक्षीय सरकार में होता क्या है, यहां पे जो कार्यपालिका है एंड जो आपकी विधायिका है, ठीक है ना, इनके बीच में कोई संबंध नहीं होता है। लेकिन संसदीय सरकार में क्या होता है, जो आपकी कार्यपालिका है एंड जो आपकी विधायिका है, इसके बीच में क्या होता है, एक संबंध होता है। तो भारत में जो कार्यपालिका जो विधायिका दोनों के बीच में संबंध है, इसलिए भारत में कौन सी सरकार, संसदीय सरकार। लेकिन जब आप अमेरिका का जब संविधान पढ़ेंगे तो वहां की जो कार्यपालिका है और वहां की जो विधायिका है, उनके बीच में कोई भी संबंध, कोई भी रिलेशन नहीं है, इसलिए अमेरिका में क्या है, अध्यक्षीय सरकार। अब आइए, केंद्र और राज्य के बीच के आधार में, मतलब इनके संबंध के आधार पर हम लोग दो वर्गीकरण करेंगे। एक तो होगा आपका एकात्मक सरकार, ठीक है ना, एक होगा आपका एकात्मक और एक होगा आपका संघात्मक। एक हो गया आपका एकात्मक और एक हो गया आपका संघात्मक। तो भारत में केंद्र और राज्य के बीच के संबंध के आधार पर भारत में कैसा है, संघात्मक शासन है। इंडिया में क्या है भाई, संघात्मक शासन है, बेस्ट एग्जांपल। और एकात्मक आपको कहां मिलेगा, इंग्लैंड में है। तो भाई देखिए, भारत में जो सरकार है, दो प्रकार की सरकार है, लेकिन ये किस बेस पे आपसे पूछा जा रहा है ये आपको समझना होगा। तो आपको ये समझना है कि भारत में जो सरकार है, अगर आपसे पूछा जा रहा है कार्यपालिका और विधायिका के आधार पे बताइए, तो भारत में कौन सी सरकार है, संसदीय सरकार है, यानी कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। भारत में है ना भाई, संसद है और राष्ट्रपति है। और अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्र और राज्य के बीच के संबंध के आधार पर बताइए भारत में कौन सी सरकार है, तो भारत में कौन सी सरकार है, संघात्मक सरकार है। तो अब हम लोग यही समझने वाले हैं एकात्मक और संघात्मक का मतलब क्या होता है। अब देखिए, संसदीय सरकार का मतलब मैंने इतना ही अभी आपको बतलाया है कि संसदीय सरकार जहां है वहां पे जो कार्यपालिका होगी, कानून को लागू करने वाला,
और जो विधायिका है कानून बनाने वाला, इनके बीच में क्या होगा, एक संबंध पाया जाएगा, यानी कि ग्रीन कलर से मैंने दिखा दिया, यहां संबंध पाया जाएगा। लेकिन जहां अध्यक्षीय सरकार होगी वहां पे कार्यपालिका और विधायिका के बीच में कोई भी संबंध नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया संसदीय सरकार। अब बात करते हैं हम लोग एकात्मक और संघात्मक। चलिए, भारत में कैसी सरकार है, देखिए भारत में अगर मैं यहाँ एक लाइन में लिखना चाहूं तो भारत में क्या है, भारत में संसदीय सरकार है कि नहीं है भाई, भारत में संसदीय सरकार है। क्यों है बताइए, तो क्यों है, अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि जो कार्यपालिका है और जो विधायिका है, यहां पे इन दोनों के बीच में क्या है, संबंध पाया जाता है। आगे हम लोग समझेंगे कैसे संबंध पाया जाता है। दूसरा, भारत में और कैसी सरकार है, तो भारत में संघात्मक सरकार है। भारत में क्या है, संघात्मक सरकार है। अच्छा, मैं आपको यहां समझा ही देता हूं कि कैसे कार्यपालिका और विधायिका के बीच में संबंध है। देखिए यहां पे आइए, जो कार्यपालिका है यहां पे मैं कर ही दे रहा हूं भाई, ये जो आपकी क्या हो गई, कार्यपालिका हो गई, ठीक है, और ये क्या हो गई, आपकी विधायिका हो गई। ठीक, अब समझिए, विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर है। अब कार्यपालिका में बैठने वाला कौन है, मंत्री है। इस मंत्री को आप क्या कहते हैं, सांसद कहते हैं, या आप इसको इंग्लिश में एमपी कहते हैं। ठीक, और ये जो विधायिका यहाँ पे भी बैठने वाला कौन है, यहाँ पे भी मंत्री है, इसको भी आप क्या नाम देते हैं, सांसद का नाम देते हैं या फिर एमपी का नाम देते हैं। ठीक है, देखिए अब एक बात समझिए, विधायिका में कौन बैठ रहा है, एमपी बैठ रहा। ठीक, तो यहाँ पे यानी ये विधायिका को हम लोग संसद का भी नाम देते हैं, जहां पे कानून बनता है। अब संसद में दो सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, और प्रेसिडेंट। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा लोकसभा राज्यसभा के बारे में भी। तो लोकसभा में जो मंत्री बैठेंगे इसको हम और आप चुन करके भेजेंगे, ठीक है, और राज्यसभा में क्या किया जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव यानी जो एमपी एमएलए वो चुन करके यहाँ पे भेजते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मंत्री है, जो कानून बनाए हैं संसद में बैठ करके, ये सांसद, वही मंत्री जो जिनका बहुमत सबसे ज्यादा मिली है, जिनकी सरकार है, वही मंत्री यहाँ पे भी बैठेंगे। अरे भैया, अगर हम यहाँ बैठ के कानून बना रहे हैं, बीजेपी पार्टी से हैं, तो हम यहाँ पे भाई उसको लागू करने वाले, हम अगर मंत्री बन के यहाँ पे बैठे हुए हैं तो हमारा और इसके बीच में, दोनों के बीच में संबंध नहीं होगा, होगा कि बिल्कुल ही होगा। इसीलिए भारत में कौन सी सरकार है, इनके बीच में क्या एक संबंध है, एक रिलेशन है, तो इसे भारत में क्या है, संसदीय सरकार है। अभी इतना ही समझिए, क्योंकि मुझे अभी लोकसभा सदन के बारे में बतलाना है, राज्यसभा के बारे में कि कैसे उसका फॉर्मेशन हुआ नहीं हुआ। चलिए, ये तो आप समझ में आ गया कि भारत में क्या है, संसदीय सरकार है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि भारत में क्या है, आपका संघात्मक सरकार है। भारत में क्या है, मैं लिख दे रहा हूं, भारत में क्या है, संघात्मक सरकार है। अब पहले समझते हैं कि संघात्मक सरकार होता क्या है। तो संघात्मक सरकार को समझने से पहले आपको समझना होगा कि एकात्मक सरकार क्या होती है, उसके बाद संघात्मक सरकार समझाएंगे। चलिए एक एक करके, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एकात्मक सरकार या फिर एकात्मक शासन होता क्या है। एकात्मक शासन होता क्या है, यानी कि यूनिटरी सिस्टम इसको कहा जाता है। ठीक है ना, इसको कहा जाता है यूनिटरी सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम कहा जाता है एकात्मक शासन। इसका अगर सबसे बेस्ट मतलब कि परिभाषा की बात की जाए, अच्छा परिभाषा से पहले भी दो चीज को समझिए। एक होता है सिद्धांत, ठीक है ना, सिद्धांत या इसको कहेंगे सिद्धांतिक, ठीक है ना, सिद्धांतिक, और एक होता है व्यवहारिक, एक होता है व्यवहारिक। मतलब समझिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस को समझिए। हमारा आर्टिकल 12 से 35, ठीक है ना, हमारा जो आर्टिकल है 12 से 35 क्या है, हमें फ्रीडम देता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है भाई। हमें बोलने की स्वतंत्रता है, खाने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, लेकिन और साथ के साथ जैसे महिलाओं को भाई पढ़ने की स्वतंत्रता है, समान एक समान माना जाएगा समाज में। ये सिद्धांत है, हमारा संविधान बोल रहा है, ये सिद्धांत है ना, ये सिद्धांत है। मतलब सिद्धांत मतलब कि जो बातें लिखी गई है। और व्यवहारिक जो जमीनी हालात में, जो जमीनी धरती में, जो आप बोलते हैं ना भाई, सरकार बोले तो ये है मैनिफेस्टो में, लेकिन जमीनी हालात कुछ है, तो व्यवहारिक का मतलब वही है। लेकिन क्या समाज में सारी महिलाओं को एक जैसा देखा जा रहा है, अभी नहीं। तो व्यवहारिक मतलब आप समझ लिए, सिद्धांतिक मतलब समझ लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आइए एकात्मक शासन। तो एकात्मक शासन का जो सिद्धांत है, सिद्धांतिक जो परिभाषा है, इसका मतलब ये है कि जहां भी एकात्मक शासन होगा वहां पर केवल और केवल केंद्र सरकार का ही वजूद होगा। केवल केंद्र सरकार का क्या होगा, वजूद होगा। वहां पे राज्य सरकार का कोई भी कंसेप्ट नहीं होगा। ये सिद्धांत है, ये इसका मेन परिभाषा है। जैसे मैंने कहा ना, नियम लिख दिया गया, लेकिन वो अधिकार तो महिलाओं को अभी भी नहीं मिल पा रही। व्यवहारिक तो कोई और ही रूप ले रहा है यहाँ पे। उसी प्रकार एकात्मक शासन का डेफिनेशन, यूनिटरी सिस्टम का डेफिनेशन तो ये बोलता है कि
जहां पर केवल और केवल क्या हुआ, केंद्र सरकार का ही वजूद होगा, यहां पर राज्य सरकार का कोई कंसेप्ट नहीं पाया जाएगा। ये सिद्धांत है, सिद्धांतिक परिभाषा। लेकिन इसका जो व्यवहारिक परिभाषा है अब मैं आपको समझा रहा हूं, यानी कि रियलिटी क्या है इसको समझिए। देखिए, अगर कोई देश में एकात्मक शासन है, यूनिटरी सिस्टम है, बहुत सारे देश में है, अभी मैंने आपको बताया इंग्लैंड में, तो वहां पे भाई जो जो देश है वहां पे देश की जो जनसंख्या है बहुत अधिक हो गई है। जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है हर देश में। जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है तो वहां की जो नागरिक है उनके अधिकार भी बढ़ रहे हैं। अधिकार बढ़ने के साथ साथ वहां जनसंख्या में प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से सुचारू रूप से चलाना भी मुश्किल हो पा रहा। इसीलिए व्यवहारिक परिभाषा में जब हम बात करेंगे तो जिस देश में एकात्मक शासन है वहां पे केंद्र सरकार ने क्या किए हैं, कई सारे राज्यों का फॉर्मेशन कर दिए हैं। ठीक है ना, समझिएगा इसको अच्छे से, धीरे धीरे चीजों को समझिएगा। हमने ये बताया व्यवहारिक परिभाषा में कि रियलिटी वहां पे क्या हो रहा है देश में जहां एकात्मक शासन है। चूंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है भाई, अब लोगों के अधिकार भी बढ़ते जा रहे हैं, वहां पे प्रशासन को अच्छे तरीके से हमें चलाना होगा। भाई लोगों के मांग बढ़ रहे हैं, जिसके कारण हम अगर उनकी मांग पूरी नहीं कर रहे हैं तो भाई वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बिगड़ रही है। तो ये सभी को ध्यान में रखते हुए क्या किया जा रहा है, जो केंद्र है कई सारे छोटे छोटे राज्यों का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है ना, राज्यों का फॉर्मेशन कर रहे हैं। लेकिन ये जो राज्य का फॉर्मेशन हो रहा है, ये राज्य किसके अधीन होकर कार्य करेंगे, केंद्र के अधीन होकर के कार्य करेंगे। ये एकात्मक शासन का परिभाषा नहीं है। एकात्मक शासन का परिभाषा तो ये है कि वहां पे केवल केंद्र सरकार का ही वजूद होगा। लेकिन व्यवहारिक परिभाषा हमें यह देखने को मिल रहा है कई देशों में कि ऐसी जनसंख्या की स्थिति हो गई है, वहां के नागरिकों के अधिकार इतने हो गए हैं, वहां पे प्रशासनिक व्यवस्थाएं अच्छी से नहीं चल पा रही है। ऐसी स्थिति में एकात्मक व्यवस्था में हमें राज्य देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक बात ये ध्यान रखना है, ये राज्य क्या होंगे, केंद्र के अधीन होंगे। ठीक है ना, इनको कोई भी अगर शक्ति चाहिए, कोई भी पावर चाहिए तो उनको कौन देगा, केंद्र देगा। और केंद्र को पावर कौन यहां पे दे रहा है, यहां पे संविधान दे रहा है। तो ध्यान रखना है एक पॉइंट कि जो यहां राज्य का फॉर्मेशन किया गया है, राज्य को पावर केंद्र से नहीं मिल रही है, सॉरी संविधान से नहीं मिल रही है। इसको पावर कहां से मिल रही है, केंद्र से मिल रही है। केंद्र जब चाहे तब राज्य को मिटा सकता है, केंद्र जब चाहे राज्य का वहां फॉर्मेशन करता है, क्योंकि यह कंप्लीटली एकात्मक व्यवस्था है। और एकात्मक व्यवस्था में साफ साफ परिभाषा है कि यहां पे केंद्र सरकार का ही केवल वजूद होगा। लेकिन जो वहां की ऐसी सिचुएशन बन गई है, व्यवहारिक परिभाषा अभी जो है वो ये है कि वहां राज्य के फॉर्मेशन हुए हैं, कई सारे राज्य छोटे छोटे हिस्से में बांट दिए हैं ताकि वहां पे सुचारू रूप से प्रशासनिक व्यवस्थाएं चल सके, लोगों की नागरिकताएं के जो भी अधिकार है वो मुहैया कराया जा सके। तो लेकिन ये राज्य जो होंगे किसके अधीन होंगे, केंद्र के अधीन होंगे। तो समझ में आया। तो एकात्मक शासन का आपने परिभाषा समझ लिया। सिद्धांतिक परिभाषा वहां पे क्या है, मतलब एकात्मक शासन मतलब आपके माइंड में क्या चलना चाहिए कि वहां सुप्रीमेशी में कौन है, केंद्र सरकार ही होगा। हालांकि ये एग्जैक्ट डेफिनेशन, वहां राज्य का कोई कंसेप्ट ही नहीं होगा जहां एकात्मक व्यवस्था है। लेकिन जो व्यवहारिक जो स्थिति या जो सिचुएशन अभी है उसके कारण केंद्र ने कई सारे राज्य को भी यहाँ पर फॉर्मेशन का, यानी कि एकात्मक शासन में भी राज्य के क्या हुए हैं, राज्य को देखने हमें मिल रहे हैं। लेकिन ये राज्य क्या होंगे, किसके अधीन होंगे, केंद्र के अधीन होंगे। समझ में आ गया। यानी एकात्मक शासन व्यवस्था में केवल केंद्र सरकार पाई जाती है। इस व्यवस्था में या तो अगर राज्य अगर आपको देखने को मिल रहा तो ये राज्य का यहाँ पे क्या होगा, पूरा कंट्रोल किसके हाथों में होगा, केंद्र के हाथों में होगा। ठीक है, इस प्रकार राज्य का कोई स्वतंत्र यहाँ पे संवैधानिक अस्तित्व नहीं होता है। यहाँ पे ये जो राज्य आप देख रहे हैं इनके पास कोई भी संवैधानिक अधिकार नहीं है, क्योंकि इनको जो भी पावर दे रहा है ये केंद्र दे रहा है। इनको संविधान से पावर नहीं मिल रहा, संविधान से केवल केंद्र को पावर मिल रहा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि ये पावर इनको कहां से मिल रहा है। मैं थोड़ा इसको क्लियर कर दूं। चलिए, ये बात आपको ध्यान रखना है कि ये जो भी राज्य को पावर मिल रहा है कौन दे रहा है, केंद्र सरकार दे रही है पावर। ठीक है, और केंद्र को पावर कहां से मिल रहा है, संविधान से मिल रहा है। ये हो गया एकात्मक शासन व्यवस्था। अब भारत में क्या है, अभी मैंने आपको बताया भारत में क्या है, केंद्र और राज्य के आधार पर मैंने अभी आपको क्या बताया, भारत में क्या है, संघात्मक व्यवस्था, इसका एग्जांपल भी दिया। लेकिन इंग्लैंड में क्या है, एकात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था मतलब यूनिटरी सिस्टम का मतलब वहां पे केवल केंद्र का ही वजूद है, राज्य का कोई कंसेप्ट नहीं है। लेकिन व्यवहारिक परिभाषा में आपने देखा कि एकात्मक शासन व्यवस्था में भी राज्य हैं, लेकिन राज्य का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, उनको कोई भी संविधान से कोई पावर नहीं मिलता, इनको केंद्र पावर देती है। केंद्र जब चाहे तो राज्य को मिटा सकता।
अब आइए चलते हैं, समझते हैं संघात्मक व्यवस्था के बारे में। यानी हमारे भारत में क्या है, संघात्मक व्यवस्था है। अब संघात्मक व्यवस्था को बढ़िया से समझिएगा, ये भी बहुत डिटेल, इतने आसानी से चीजों को नहीं समझा सकता। संघात्मक को एक शब्दों में अगर डिफाइन किया जाए तो संघात्मक व्यवस्था का यानी कि जहां भी संघात्मक व्यवस्था है जिस भी देश में, वहां पे सत्ता दो होंगे, यानी कि सत्ता के दो केंद्र होंगे, सत्ता के दो केंद्र होंगे। ठीक है, दो केंद्र कौन कौन से होंगे, एक होगा आपका केंद्र सरकार और एक होगा आपका राज्य सरकार। और ये केंद्र को और ये राज्य को ये पावर कौन दे रहा होगा, तो आपका संविधान। मतलब ये तो यहां समझ में आ गया कि राज्य भी यहां पे क्या है भाई, इंडिपेंडेंट होगा और केंद्र भी इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि इनको संवैधानिक अधिकार संविधान से मिल रहा है, केंद्र को भी और राज्य से भी। मतलब ये जहां भी संघात्मक, जिस भी देश में संघात्मक व्यवस्था होगी वहां पे सत्ता के दो केंद्र होंगे, यानी कि वहां पे दो केंद्र होंगे, यानी कि समझ में आ रहा है ना, दो केंद्र मतलब एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार, और दोनों को संविधान से अधिकार यानी कि पावर मिलेंगे। तो अब ये समझ में आ गया कि भारत में क्या है, संघात्मक व्यवस्था है। लेकिन अब समझिए, ये जो संघात्मक जो आप देख रहे हैं ना, ये संघात्मक को भी हम दो फॉर्मेट में पढ़ते हैं। यानी ये संघात्मक व्यवस्था भी दो फॉर्मेट में है, एक है आपका फेडरल, ठीक है, और एक है आपका यूनियन। अब इसका हिंदी ना पूछिएगा भाई, फेडरल और यूनियन इन दोनों का हिंदी होता ही है संघात्मक। समझिए, अभी आपने समझा एकात्मक शासन, एकात्मक शासन में आपने समझ लिया यहाँ पे केंद्र का ही केवल वजूद है, राज्य का कोई वजूद नहीं है। लेकिन व्यवहारिक परिभाषा में हमने देखा कि कई सारे राज्य का भी यहाँ पे निर्माण हुआ है, लेकिन ये राज्य केंद्र के अधीन है और ये कोई भी संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होते, केंद्र जब चाहे इनको मिटा सकता है। लेकिन संघात्मक व्यवस्था में हमने ये देखा कि यहाँ पे दो सत्ता के केंद्र होंगे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और दोनों को संविधान अधिकार देगा। उसके बाद हमने ये बोला कि देखिए भारत में संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन आर्टिकल जब आप 1 पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में ही नहीं आएगा। अगर आज की क्लास अगर आप नहीं समझेंगे, नहीं आएगा भाई, यकीन मानिए। हाँ, ऊपर ऊपर रट ले रहे वो अलग बात है। आर्टिकल 1 में क्या लिखा है, इंडिया दैट इज भारत, ये तो देश का नाम के बारे में बताया है। लेकिन बाद में उसके बाद लिखा है शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। और हिंदी में क्या लिखा गया है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, ये संघ ये। तो भैया समझिए, भारत में क्या है, संघात्मक तो व्यवस्था है, लेकिन संघात्मक व्यवस्था का कौन सा रूप है भारत में, यूनियन है, ना कि फेडरलिज्म है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल फेडरलिज्म कहां आपको मिलेगा, यूएसए में मिलेगा, और यूनियन कहां मिलेगा आपको, इंडिया में मिलेगा, कनाडा में मिलेगा। अब ये है क्या, इसको भी हम समझेंगे, ऐसा मैं नहीं छोड़ूंगा भाई। चलिए पहले समझते हैं, यानी कि ये आप समझ रहे हैं ना कि फेडरल अगर मैं बोल रहा हूं, फेडरलिज्म अगर बोल रहा हूं, या फिर यूनियन अगर हम बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, समझ में आ रहा है। देखिए हमारे संविधान में कहीं भी फेडरलिज्म शब्द की चर्चा नहीं की गई है, ध्यान रखिएगा। हमारे संविधान में यूनियन शब्द का चर्चा है और संघ का भी चर्चा किया गया। तो इससे पहले समझते हैं कि फेडरल और यूनियन के बीच का डिफरेंस क्या है। देखिए, अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं फेडरल के बारे में, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग समझते हैं फेडरल के बारे में, जो आप अमेरिका का आपने जो एग्जाम्पल यहाँ पे देखा, ठीक है ना। अमेरिका में संघात्मक की कौन सी व्यवस्था, फेडरल है, और भारत में कौन सा संघात्मक व्यवस्था है, यूनियन संघात्मक व्यवस्था, ठीक है। मतलब दोनों फेडरल और यूनियन दोनों है संघात्मक व्यवस्था का एक रूप, ठीक है ना। मतलब ये है कि देखिए ये संघात्मक का एक रूप ही है ना, ये संघात्मक का एक रूप है। तो संघात्मक में क्या है, दो केंद्र होंगे, यानी कि जहां भी, यानी अमेरिका में अगर फेडरलिज्म है तो अमेरिका में भी क्या होंगे, दो केंद्र होंगे, एक केंद्र सरकार होगा, एक राज्य सरकार होगा। भारत में भी क्या है, अगर यूनियन है तो यूनियन किसका एक रूप है, संघात्मक का। तो भारत में भी क्या है, एक केंद्र सरकार होगा, दो केंद्र होगा, एक केंद्र सरकार हो, एक राज्य सरकार होगा, दोनों में होगा। यूएसए में भी। लेकिन इसका जो रूप है, इसके रूप को मैं समझाना चाह रहा हूं कि क्या इनके बीच का डिफरेंस होता है फेडरल और यूनियन के बीच में। देखिए फेडरल को समझिए, होता क्या है, जैसे कि इतने बड़ा सा क्षेत्र है, ठीक है, इतने बड़े क्षेत्र में बहुत सारे देश हैं, छोटे छोटे ऐसे कई सारे देश हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं। अब हो क्या रहा है, छोटे छोटे देश होने के कारण कोई आतंकवादी आके इसके ऊपर आक्रमण कर दे रहा है, कोई इस देश को लूट ले रहा है। तो इससे हुआ क्या, ये सारे छोटे छोटे देश ने मिल करके क्या किया है, ध्यान से सुनिएगा मैं बोल रहा हूं आपको, ये सारे छोटे छोटे देश ने मिल करके क्या किया, एक बड़ा देश बना दिया, ठीक है, एक बड़ा देश बनाया है। और इन्होंने अपने आप को, ये सारे छोटे छोटे देश, इन्होंने क्या किया, अपने आप को, देखिएगा पहले इसको मैं एक डायग्राम में दिखा दूं, ये सारे छोटे छोटे देश इन्होंने अपने आप को क्या किया है, एक केंद्र की शक्ति में निहित कर दिया। यानी ये क्या हो गया, आपका एक केंद्र सरकार इन्होंने बना दिया। ये राज्य ने,
ये जो राज्य आप देख रहे हैं, ये आपका राज्य बोलिए या फिर छोटे छोटे जो देश है ये बोलिए, ये सारे देश ने क्या किए, ये सारे देश ने क्या किए, मिल करके क्या किया है, ये केंद्र का फॉर्मेशन किया है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ केंद्र, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ इस केंद्र का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, ये केंद्र का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। समझ में आया, केंद्र का क्या हो गया, यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। तो अब ये बताइए आपने, ये जो व्यवस्था है इस व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, फेडरल। समझिए भाई, यहाँ फेडरल में आपको क्या समझ में आया, आपको ये फेडरल में समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे राज्यों ने क्या किए हैं, केंद्र का फॉर्मेशन किया, राज्यों ने क्या किया है, केंद्र का निर्माण किया है, ठीक है ना, राज्यों ने क्या किया, यहाँ पे केंद्र का निर्माण किया है। अब एक बात बताइए, हमने आपको पावर दिया है, आपको दिया है और 2-4 स्टूडेंट को पावर दिया, तो एक बात बताइए सबसे पावरफुल कौन होगा। मैंने मान के चलिए जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे ये मैं हूं, ठीक है, ये मैं हूं, मैंने 2 3 4 कोई स्टूडेंट को छोड़ा, कुछ पावर दे दिया हूं भाई कि आप मेरा चीज को देखेंगे, कंटेंट वगैरह देखेंगे, तो सबसे ज्यादा पावर होगा किसके पास, अभी बताइए। मेरे पास होगा, क्योंकि हम ना पावर दे रहे हैं भाई, जो पावर दे रहा है उसके पास कम पावर होगा, नहीं ना, उसके पास ज्यादा पावर होगा। यानी यहां पे राज्य क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूं, यहां पे राज्य क्या कर रहे हैं, केंद्र का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यहाँ पे राज्य जो है केंद्र का निर्माण कर रहे हैं, अपनी पावर को एक जगह निहित कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पावरफुल कौन है, यहाँ पे फेडरल में सबसे पावर कौन है, राज्य है सबसे ज्यादा पावरफुल, क्योंकि ये केंद्र का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। फेडरल का कंसेप्ट समझ में आ गया है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया, आपको इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैंने बताया आपको अमेरिका। देखिए नाम ही सब कुछ छुपा हुआ, अमेरिका का नाम जब आप पढ़ेंगे फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना। समझिए सारे यूनाइट हुए हैं स्टेट, ये सारे स्टेट क्या हुए, यूनाइट हुए हैं और अमेरिका को एक केंद्र बना दिया है। तो ये स्टेट यहां पे पावरफुल है। लेकिन अब आइए यूनियन को समझते हैं। यूनियन क्या है, यूनियन का मतलब समझिए। अब यूनियन का से बात किया जाए तो जैसे कि ये आपका क्या है भाई, ठीक है, ये आपका भारत है, ठीक है ना, भारत है ये आपका। अब भारत इतना बड़ा क्षेत्र है तो भारत में प्रशासन चलाना थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है एक जगह, जैसे ये केंद्र है, ठीक है ना, ये आपका केंद्र हो गया। अब केंद्र को भाई प्रशासन चलाने में दिक्कत हो रही है, साउथ इंडिया में दिक्कत हो रही है, कभी नॉर्थ इंडिया में दिक्कत है यार कहीं पूर्व, तो इसके लिए क्या किए, प्रशासन सुचारू रूप से चलाने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए, लोगों को अधिकार मुहैया कराने के लिए, सारी स्कीम कल्याणकारी योजनाएं मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया, अपने जो राज्य, अपने जो क्षेत्र को छोटे छोटे कई सारे हिस्सों में बांट दिया, यानी कि कई छोटे छोटे राज्यों का फॉर्मेशन किया। ध्यान से समझिए, यहां भाई मैंने क्या बोला कि ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये आप क्या पढ़ रहे हैं, ये जो आप पढ़ रहे हैं, एक मिनट, ये जो आप पढ़ रहे हैं फेडरल और जो यूनियन, ये किसका रूप है, संघात्मक का रूप है। संघात्मक का रूप मतलब वहां पे सत्ता के 2 केंद्र होंगे, यानी कि केंद्र सरकार होगा, राज्य सरकार को, जिसको पावर कौन देगा, संविधान देगा। यानी कि अगर फेडरल व्यवस्था है तो वहां पे 2 केंद्र होंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 केंद्र आपने देखा ना भाई, एक तो यहाँ राज्य देखा और राज्य ने किसका फॉर्मेशन कर दिया, केंद्र का फॉर्मेशन कर दिया, राज्य ने केंद्र का फॉर्मेशन कर दिया है। और यहाँ पे भी यूनियन देखिए, यहाँ पे भी अब देखिए ये केंद्र आ गया, अब ये क्या आ गया, आपका राज्य का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ ने क्या किया, केंद्र ने राज्य का फॉर्मेशन किया है, केंद्र ने यहाँ पे राज्य का निर्माण किया। तो यहाँ पे पावरफुल कौन हो गया, यहाँ पे पावरफुल हो गया आपका केंद्र। और ये बेस्ट एग्जांपल आपका इंडिया है, कनाडा में भी आपका यही सिस्टम चलता है। समझ में आया कि नहीं आया, अभी आप दोनों के बीच के डिफरेंस को कर पा रहे हैं अच्छे से कि नहीं, ये बताइए, ठीक है। चलिए अब बता रहे हैं, अब देखिए ये जो फेडरल का जो सिद्धांत है, इसका जो सिद्धांत क्या बोल रहा है, इसका अगर सिद्धांत क्या है, इसका सिद्धांतिक परिभाषा क्या है, ये बोलता है कि जहां भी फेडरलिज्म है वहां पे जो राज्य होंगे, जब चाहे ये राज्य अलग हो सकते हैं। इसका परिभाषा ये है। क्यों राज्य अलग हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे राज्य पावरफुल होता है केंद्र से, और यूनियन का सिद्धांत ही है कि यहाँ पे राज्य अलग ही नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे पावर कौन फुल है, यहाँ पे केंद्र पावरफुल है, ठीक है ना, केंद्र क्या है यहाँ पे पावरफुल, तो राज्य यहाँ पे क्या हो सकता है, अलग नहीं हो सकता, राज्य अलग नहीं हो सकता है, ध्यान रखना भाई। तो भारत में क्या कोई राज्य चाहे भारत से अलग होकर के एक स्वतंत्र अपना राज्य घोषित कर सकता है, जैसे झारखंड राज्य क्या आप बोल सकता है अपने विधानसभा मंडल में कोई भी बिल पास करा करके कि हम अपने स्वतंत्र अपने आप को घोषित कर सकते हैं, नहीं ऐसा हो सकता, क्योंकि भारत में क्या है, यूनियन सरकार, या भी कहा जाता है यूनियन व्यवस्था है ना, यानी कि यहाँ पे कैसी संघात्मक व्यवस्था है, यूनियन संघात्मक व्यवस्था है। लेकिन फेडरलिज्म जहां पे है वहां पे राज्य जब चाहे अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर सकता है। तो अमेरिका में क्या है, फेडरलिज्म है, इसीलिए
फेडरलिज्म का सिद्धांतिक परिभाषा है कि राज्य जब चाहे अपने आप को अलग कर सकता है, तो यहां से अलग कर लेगा कोई राज्य। इसीलिए अमेरिका ने एक संशोधन किया अपने संविधान में कि हम फेडरलिज्म तो है, हम संघात्मक में कौन सा है, फेडरलिज्म रूप तो है, फेडरलिज्म स्टेट तो है, लेकिन कोई राज्य अलग नहीं हो सकता। इसको संशोधन करके एक कानून बनाना पड़ा, क्योंकि इसका परिभाषा ही सिद्धांत की राज्य अलग हो सकता। तो यहां से जब चाहे तो राज्य अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर सकता था। इसीलिए अब यहां पे अमेरिका को क्या करना पड़ा, संविधान में संशोधन करना पड़ा। अब एक वर्ड मैंने नाम लिया है संशोधन का, यानी कि अमेंडमेंट का। इसका मतलब क्या है, तो देखिए अभी जैसे 2024 है, ठीक है, और भारत जब आजाद हुआ 1947 में और संविधान लागू हुआ 1950 में, तो संविधान जब इस समय लागू हुआ तो उस समय देश की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, पर्यावरण स्थिति, देश की इकोनॉमिक स्थिति अलग थी। उसको देखते हुए और भविष्य को भी देखते हुए संविधान का निर्माण हुआ। लेकिन आज जो आर्थिक स्थिति है, पर्यावरण स्थिति चेंज हो रही है, तो उसके अनुसार कुछ ना कुछ तो बदलाव आपको करना पड़ेगा अपने संविधान में। कुछ चीजों को ऐड करना पड़ेगा, कुछ चीजों को रिमूव करना पड़ेगा, कुछ चीजों को थोड़ा सा लचीलापन देना होगा, कुछ चीजों में छूट देना होगा, कुछ चीजों को और टाइट करना पड़ेगा। तो इस कैसे करेंगे हम लोग, संविधान में संशोधन करके। तो इसलिए अमेरिका ने क्या किया भाई, अमेरिका ने घोषित किया फेडरलिज्म स्टेट है, लेकिन फेडरलिज्म की जो परिभाषा है इसमें राज्य अलग हो सकते हैं। तो इसीलिए अमेरिका ने संशोधन करके अपने संविधान में लिखा कि कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता, हम फेडरलिज्म स्टेट तो हैं। और बाकी हम भारत में बात किया तो हम लोग यूनियन है, फेडरल यूनियन संघात्मक व्यवस्था है। तो यूनियन का तो सिद्धांत ही है, परिभाषा है कि इसमें राज्य अलग नहीं हो सकता। तो एकात्मक और संघात्मक व्यवस्था भी आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके अब ये मैं इसका जीता जागता आपको एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ भाई, हर एक चीज एग्जाम्पल के साथ ही पढ़ेंगे। आप आर्टिकल जब 1 पढ़ते हैं, ठीक है, आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखेंगे, ठीक है ना, तभी समझ में आएगा। लिखा हुआ क्या है, इंडिया दैट इज भारत, ठीक है ना, इंडिया दैट इज भारत। ये तो हो गया देश के नाम के बारे में बताया कि इंडिया भी सही है भारत का, और भारत भी, देश का दोनों नाम है, इंडिया और भारत भी, ठीक है। अभी इसमें और भी डिटेल जब करना होगा तो हम कर सकते हैं जेपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। खैर इंडिया दैट इज, क्योंकि ये विवाद हुआ था ना अभी, और ये आपका विवाद एग्जाम में पूछा जाएगा, मेंस में पूछा जा सकता है कि देश के नाम जो है उससे संबंधित जो विवाद हुआ उसके बारे में वर्णन करे, कौन सी आर्टिकल में ये सारी बातें बताई गई है। खैर तो पहला आर्टिकल में लिखा हुआ कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी आ यूनियन ऑफ स्टेट, शैल बी आ यूनियन ऑफ स्टेट, है यही लिखा हुआ, शैल बी आ यूनियन ऑफ स्टेट। अब आइए हिंदी में क्या लिखा हुआ समझिएगा। इसका हिंदी वर्जन जब आप पढ़ेंगे तो हिंदी में लिखा हुआ है कि इंडिया, हाँ इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। अब समझिए जो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं यहां, तो ये भाई देखिए इतना जो आप पॉइंट दिख रहा है आपको, ये जो आपको यहां से यहां तक पॉइंट जो दिख रहा है इंडिया दैट इज भारत, और यह जो है इंडिया अर्थात भारत, ये क्या बतला रहा है आपको, ये क्या बतला रहा है आपको कि देश का नाम बतला रहा है आपको, है ना। संविधान में देश का नाम का क्या, देश का क्या नाम होगा, इंडिया भी होगा और भारत, बिल्कुल ठीक है ना। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आप बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, भारत के राष्ट्रपति। तो इंग्लिश में इंडिया सही है और हिंदी में भारत सही है। बाकी इसमें और भी जब हम आप इसका ऐतिहासिक रूप जब आप पढ़ेंगे, तो अभी ये जो आपका जो ऐतिहासिक रूप जाने से पहले ये विवाद स्टार्ट कब हुआ था, G20 के जब बैठक हुई थी, तो वहां पे जो भी डेलीगेट्स आए थे, तो जो निमंत्रण पत्र भेजा गया था उसमें क्या लिखा गया था, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया गया था, ठीक है। तो यहीं से विवाद स्टार्ट हो गया कि भारत क्यों लिखा गया, इंडिया लिखना चाहिए। तो अब ये इसका ऐतिहासिक विरोध हुआ है भाई, ठीक है ना। संविधान सभा में जब संविधान का फॉर्मेशन हो रहा था, B.R. अम्बेडकर जी, देखिए जो अम्बेडकर साहब जो हैं, अम्बेडकर साहब इंडिया के पक्ष में थे, और बहुत सारे संविधान निर्माता जो है, कामत जी को ले लीजिए, त्रिपाठी जी को ले लीजिए, ये सभी भारत के पक्ष में थे। फिर फाइनल जब वोटिंग हुआ तो सबसे ज्यादा पक्ष जो वोटिंग में मिला इंडिया के नाम पे मिला, इसलिए बाद में लिखा गया, एक बीच का रास्ता निकाला गया कि इंडिया दैट इज भारत, मतलब भारत जो है, देखिए इंडिया दैट इज भारत का मतलब क्या है समझिए भाई, इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल नाम इंडिया है, ये लास्ट में हम लोगों ने स्वीकार किया। देखिए विवाद क्या हुआ था, विवाद एक तो नाम ये है इंडिया दैट इज भारत, और विवाद इसमें था, यहां पे बहुत सारे संविधान निर्माता ने कहा कि ये होना चाहिए भारत दैट इज इंडिया, मतलब ओरिजिनल नेम भारत है जिसको हम इंडिया भी कह सकते हैं। लेकिन वोटिंग जब हुआ तब इसमें ज्यादा वोटिंग मिला था, 58 लोगों ने इसमें पक्ष में किए थे, और भारत में 38 लोग इस, क्योंकि देखिए जो साउथ इंडिया के और जो नॉर्थ ईस्ट में जो थे, जो वहां के संविधान सदस्य जो थे, जो हम लोग आज पढ़ेंगे संविधान सभा में,
वो लोग इंडिया इंग्लिश में ज़्यादा थोड़ा प्रीफर कर रहे थे, और नॉर्थ इंडिया वाले लोग जो थे वो हिंदी को ज़्यादा प्रीफर कर रहे थे। इसलिए खैर ये सब अब छोड़िए, ये सब इतना विवाद वगैरह हम लोग को पढ़ना नहीं है। अब जो दरोगा वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो, या एनटीपीसी वगैरह जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस लेवल की हो सकती, तो ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गया। ये क्या बतला रहा है, ये हमें देश का नाम बतला रहा है, ठीक है ना। ये हमें क्या बतला रहा है, देश का नाम बतला रहा है। लेकिन क्या, ये जो आप देख रहे हैं सेल बी या यूनियन ऑफ स्टेट, और ये राज्यों का संघ होगा, ये क्या बतला रहा है, ये बतला रहा है शासन प्रणाली के बारे में। अब समझिए शासन प्रणाली के बारे में क्या है। भारत क्या होगा, यूनियन होगा। कौन सा यूनियन होगा, देखिए समझिए, भारत क्या होगा, यूनियन होगा। भारत क्या होगा, देखिए ये मैंने उल्टा कर लिया, देखिए हिंदी में पढ़िए। भारत क्या है, राज्यों का संघ होगा, यानी भारत में क्या होगा, संघात्मक व्यवस्था होगा। संघात्मक व्यवस्था मतलब दो क्या होंगे, सत्ता के केंद्र होंगे, केंद्र और राज्य। लेकिन संघात्मक में इसका कौन सा रूप होगा, फेडरल वाला या फिर यूनियन वाला। तो ये आपको क्लियर होगा इंग्लिश वाला जब आप पढ़ेंगे तब, यूनियन। तो देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों आपको लिखना पड़ेगा आर्टिकल 1। एक तो हिंदी में हमें पता चल गया कि भारत में संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन संघात्मक व्यवस्था में भी कौन सा रूप है, फेडरलिज्म है या फिर यूनियन है, तो यूनियन व्यवस्था है। यूनियन में आपने देखा कि यहाँ पे राज्य पावर नहीं है, यहाँ पे पावरफुल क्या है, केंद्र है। यानी यहाँ केंद्र ने राज्य का निर्माण किया है, और यहाँ पे राज्य ने क्या किया है, केंद्र का निर्माण किया। अब देखिए एक सवाल और भी बनता है कि भारत का जो ढांचा है, ठीक है ना, भारत का ढांचा कैसा है, संघात्मक है। लेकिन इसकी जो आत्मा है, भारत का जो ढांचा तो संघात्मक है, लेकिन इसकी आत्मा कहाँ बसी हुई है, एकात्मक में। यानी एकात्मक मतलब समझ रहे हैं कि नहीं, एकात्मक जहां पे केवल केंद्र सरकार का ही वजूद होगा। तो भारत की ढांचा तो जरूर संघात्मक है, देखिए भारत की ढांचा तो जरूर संघात्मक है, लेकिन आत्मा कहाँ है भारत की, आत्मा एकात्मक में ही। अब कैसे, देखिए मैं आपको इसको प्रूव करता हूं। ये सब मेंस में लिखने आता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बतला दे रहा हूं। देखिए भारत की जो ढांचा है वो तो एकात्मक है, सॉरी भारत की जो ढांचा वो तो संघात्मक है। भारत में दो सत्ता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार है। और संघात्मक क्या है, यूनियन है, क्योंकि यहाँ पे केंद्र ने राज्य का फॉर्मेशन किया, राज्य यहाँ से अलग नहीं हो सकते हैं। लेकिन आत्मा भारत की किसमें है, यानी भारत बल किसमें देता है, एकात्मक में। यानी एकात्मक केवल यहाँ पे सर्वोपरि केंद्र का ही वजूद होगा। आप देखिए कैसे, देखिए राज्य में जो हेड है वो कौन है भाई, सीएम साहब है। लेकिन सीएम के ऊपर किसको बैठा दिया गया है, राज्यपाल को। अब ये राज्यपाल कहाँ से आएंगे, राष्ट्रपति चुन के, यानी केंद्र चुन के भेजेंगे। तो जब चाहे राज्यपाल ये क्या कर सकता है, राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, यानी फुल पावर किसके पास हो गया, केंद्र के पास। एक तो ये प्रूफ हो गया। अब दूसरा प्रूफ देखिए, राज्य का जो हेड बॉडी है कौन है, जेपीएससी है। लेकिन जेपीएससी में बैठने वाला कौन है, यूपीएससी से आएगा वो चयन, और यूपीएससी को कौन करवाता है, केंद्र करवाता है। तो देखिए फुल्ली कंट्रोल कौन कर रहा है, केंद्र ही कर रहा है। यहाँ भी फुल्ली कंट्रोल केंद्र ही कर रहा। तो जरूर यहाँ पे संघात्मक व्यवस्था है, केंद्र और राज्य दो सत्ता के केंद्र है, लेकिन आत्मा एकात्मक ही है। चलिए इतना तो डिटेल मैंने करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी पढ़ने के दौरान फ्लो में निकल जाती है चीजें भाई। अब आइए भाई एक चीज और भी मैं क्लियर करूं। हमने पढ़ा है भाई क्या, सर्वोपरि क्या है आपका, संविधान है। अब हम लोग आ जाएंगे संविधान सभा में, जो मेन टॉपिक आज से स्टार्ट करना। भाई देखिए टॉपिक स्टार्ट करने से नहीं होगा, टॉपिक को जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो ये सारी व्यवस्थाएं के बारे में आपको समझ में आना चाहिए, है ना, कि गणतंत्र क्या होता है, संसदीय व्यवस्थाएं क्या होती है, कार्यपालिका, विधायिका, ये सब चीजें क्या है, संविधान क्या है। देखिए अब ये जो संविधान है ये पावर किसको दिया है भाई, एक तो आपको कार्यपालिका को दिया है, एक विधायिका, यानी अपना पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया है। एक हो गया आपका कार्यपालिका, ठीक है, एक हो गया आपकी क्या, दूसरी आपकी विधायिका हो गई है, और तीसरा क्या हो गया आपका न्यायपालिका, ठीक है। ये तीनों जो भी है, ये तीनों काम कैसे करेगी, संविधान के अंदर आकर के ही, इसके ही अधीन आकर, इसमें जो भी कानून लिखी गई है, जो भी नियम है, उसको पालन करते हुए काम करेगी। अब बताइए मुझे कि विधायिका का कार्य क्या है, विधायिका का कार्य क्या है, कोई बताएगा। विधायिका का कार्य क्या है, कानून बनाना, है ना। विधायिका का कार्य क्या है, कानून बनाना। अब ये कानून मैं लिख दे रहा हूं, कानून बनाना। विधायिका का कार्य क्या है, कानून बनाना। ये कानून कहाँ बनता है, तो कानून जो यही विधायिका को हम लोग संसद का भी नाम देते, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए कानून बनाएगा भाई, कानून किसके लिए बनाया जाएगा, जनता के लिए ही बनेगा ना, जनता के लिए बनेगा भाई। तो जनता के लिए अगर कानून बनाने वाले जो व्यक्ति होंगे वो कौन चुन के भाई देखिए कानून बन किसके लिए रहा है, जनता के लिए कानून बन रहा है। अगर जनता के लिए कानून बन रहा है तो बनाने वाला जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति को कौन चुनेगा, जनता ही चुनेगा। क्योंकि मेरे लिए अगर कोई कानून बना रहा है तो भाई हम उसको अधिकार देंगे जो हमको लगता है कि सुटेबल व्यक्ति है, ठीक है। तो इस व्यक्ति को हमने क्या किया, इलेक्शन में जिता करके भेजा है,
तो समझिए, तो इसके लिए क्या है, एक हाउस बनाया गया, एक सदन बनाया गया, ठीक है ना, एक सदन बनाया गया जिसमें अधिकार दिया गया जनता को कि भाई आप जो है क्या करें, चुन करके जनता यहाँ पे इसको बैठाएंगे, यहाँ पे मंत्री को भेजिए, ठीक है। एक सदन ये हो गया। नेक्स्ट, अब ऐसा यहाँ पे संविधान या फिर जो संविधान निर्माता है, ठीक है, उनको ऐसा लगा कि भाई हो सकता है कि जनता इतना सक्षम नहीं है कि जो भी जनता मंत्री को चुन के जो भेज रहे हैं वो इतने पढ़े लिखे हो, या जिस भी पर्पज से वो भेज रहे हैं शायद उस क्षेत्र में वो उतने अच्छे मतलब कि एक्सपर्ट ना हो सकती है जनता से ये गलती हो सकती है। इसीलिए क्या किया गया यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे क्या किया गया कि यहाँ पे क्या किया गया कि एक और सदन बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया, एक दूसरा सदन बनाया गया, ये सदन 1 हो गया, एक आपका दूसरा सदन बनाया गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, दूसरा सदन बना। लेकिन यहाँ पे जो मंत्री आएंगे, इस मंत्री को जनता नहीं चुनेंगे, ठीक है ना। इसको कौन चुनेगा, यहाँ पे जनता के जो प्रतिनिधि है वो चुनेंगे। जनता के प्रतिनिधि मतलब MP MLA जो है, वो जो मैंने आपको बताया था प्रतिनिधि के बारे में, वो यहाँ से चुन करके भेजेंगे इसको, ठीक है। तो अब समझिए, ये जो सदन 1 जो है, जिसमें जो मंत्री बैठ रहे हैं, जिसको जनता चुन के भेज रही है, इसको हम क्या कहते हैं, लोकसभा कहते हैं, या फिर हम इसको निम्न सदन का भी नाम देते हैं, ठीक है। और दूसरा, जिसमें जो मंत्री बैठे, जिसको जनता नहीं चुन करके भेजे, जो जनता के प्रतिनिधि चुनते हैं, उसको हम लोग कहते हैं राज्यसभा, या हम इसे कहते हैं उच्च सदन। अब आपके एग्जाम में पूछा जाता है हम इसको निम्न सदन और इसको हम उच्च सदन क्यों कहते हैं, तो ये भी समझ लीजिए। हम उच्च सदन निम्न सदन इसलिए इसको नहीं कह रहे निम्न सदन की, यहाँ पे जनता चुन के भेज रही है, तो शायद बहुत एक्सपर्ट हम लोग चुन ना पाए, इसलिए नहीं। देखिए, इसीलिए कि ये लोकसभा को क्या किया जा सकता है, कभी भी भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, या फिर जब सरकार अपनी बहुमत समाप्त कर ले या फिर बहुमत खत्म हो जाएगी तो। लेकिन कभी भी उच्च सदन को भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे हर साल एक सर्टेन सदस्य क्या होते हैं, रिटायरमेंट होते हैं, तो इस कारण से हम इसको उच्च सदन कहते हैं। और ध्यान रखना है, जब यहाँ पे हम राष्ट्रपति को भी जोड़ देंगे, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये जब तीनों मिल जाएगा, इसी तीनों को हम लोग क्या कहते हैं, संसद का नाम देते हैं, या इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, विधायिका कहते हैं। तो होगा क्या, समझिए, यहाँ पे मैं अच्छे से लिख रहा हूं, यानी यहाँ आपका जुड़ गया क्या, राष्ट्रपति आ गए। राष्ट्रपति को जब हम लोकसभा या फिर निम्न सदन बोल सकते हैं, और राज्यसभा, ठीक है, यानी कि उच्च सदन, इसको हम क्या बोलेंगे भाई, हाउस ऑफ स्टेट कहा जाता है, इसको हम हाउस ऑफ पीपुल कहते हैं। आगे डिटेल पढ़ेंगे जब इसको पूरा खोलेंगे तब। तो ये तीनों जब मिलेंगे तब इसको हम क्या कहेंगे, इन तीनों को हम लोग कहते हैं संसद, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं विधायिका। समझे। अब समझिए, कोई भी कानून अगर सरकार को बनाना है, तो कोई भी एक हाउस में सबसे पहले उस बिल को, देखिए, कानून बनाने के लिए सबसे पहले बिल तैयार किया जाता है, उस प्रस्ताव को रखा जाएगा। मान लेते हैं लोकसभा में रखा गया है, तो जब यहां से जब पास होगा तब ये फिर आपका बिल कहाँ आ जाएगा, आपका ये बिल आपका राज्यसभा में आएगा। और जब यहां से भी जब बहुमत से बिल पास हो जाएगी, तब ये बिल आपके राष्ट्रपति के पास आएगी, और राष्ट्रपति जब तक सिग्नेचर नहीं करेगी तब तक ये बिल आपका एक्ट या अधिनियम नहीं बनेगा। प्रोसेस समझ में आ गया भाई, यहां तक चीजें क्लियर है, ठीक है सर। अब मैंने आपको बोला कि यहां पे बिल को रखा जाएगा, और जब तक यहां से पास ना हो जाए, तो अब समझिए, यहां पे देखिए, यहां पे भी इसको भी समझने वाली चीज है भाई। 2 प्रकार के बहुमत होती है, ठीक है ना। एक बहुमत होता है, समझिएगा, सामान्य बहुमत, सामान्य बहुमत होता है, यानी कि सिंपल मेजोरिटी, इंग्लिश में इसको लिखेंगे सिंपल मेजोरिटी, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी। और एक होता है आपका स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, यानी कि ये हो गया आपका विशेष बहुमत, ठीक है ना। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे हम लोग, विशेष बहुमत। इसको भी समझिए अच्छे से भाई, एक एक करके समझते चलिए। ये है क्या, इसको समझिए, क्योंकि आगे हम लोग पूरा पॉलिटी में ये सब चीजें यूज करेंगे। देखिए, सामान्य बहुमत मतलब ये क्या है कि देखिए, जब ये बिल को लोकसभा में मान के चलते सबसे पहले रखा गया, तो अब डिपेंड करेगा कि बिल सामान्य बहुमत से पास कराना है या फिर स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास करवाना, ठीक है ना। पहले समझिए कि सामान्य बहुमत क्या, फिर मैं उसको एग्जाम्पल से जोड़ दूंगा। सामान्य बहुमत कहने का मतलब यह है कि सामान्य बहुमत का मतलब क्या है, समझिए। जैसे इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं 50% + 1, इसका मतलब क्या समझिए। जैसे ये कोई क्लास रूम है, इसमें टोटल कितने स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट है, तो इसका 50% करेंगे तो क्या होगा, 50% इसका कितना हो जाएगा, 25 + 1, यानी टोटल कितना हो गया, 26 स्टूडेंट। मतलब कि अगर मुझे क्लास लीडर चुनना है, तो जो 26 स्टूडेंट जो पसंद करेंगे जिसको, वो क्लास लीडर बन जाएगा, ठीक। अब आइए,
स्पेशल मेजोरिटी कहने का मतलब क्या है, 2/3 बहुमत। मतलब ये कि क्लासरूम में टोटल कितना है, 50 स्टूडेंट है, तो जिस स्टूडेंट को 50 का 2/3 बहुमत मिलेगा, यानी कि 2/3 कितना हो जाएगा, 16 तिया 48 होता है ना भाई, 3 एकम 16, 16 दूनी 32, यानी कि 32 स्टूडेंट जिसको वोट देंगे वो यहाँ लीडर बनेगा। अब बताइए कहाँ पे आसान है, कौन सा आसान है, सिंपल मेजोरिटी या फिर स्पेशल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी से कितने स्टूडेंट आपके पक्ष में होने चाहिए, 26 स्टूडेंट। और अगर स्पेशल मेजोरिटी में बात किया जाए तो कितने स्टूडेंट आपके पक्ष में होने चाहिए, 32 स्टूडेंट। समझ में आ गया। अब देखिए कुछ बिल ऐसे हैं, ठीक है ना, कुछ बिल ऐसे होते हैं, यह संविधान में मेंशन है, प्रावधान दिया गया है, कुछ ऐसे बिल, कुछ ऐसे कानून जिसको आप सिंपल मेजोरिटी से ही आप लोकसभा में और राज्यसभा में पास करा सकते हैं। और कुछ ऐसे कानून है जैसे कि मान के चलते हैं कि आपको नागरिकता के ऊपर, अगर नहीं, मान के चलते हैं कि आपको राष्ट्रपति को, ठीक है ना, मान के चलते हैं कि आपको राष्ट्रपति को क्या करना है, हटाना है पद से, तो इसके लिए आप जो बिल लाएंगे उस बिल को आपको स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होगा। लेकिन अगर आपको कोई राज्य का, एक नए राज्य का फॉर्मेशन करना है, जैसे 29वां राज्य का फॉर्मेशन करना, बिहार से मिथिलांचल एक नया राज्य बनाना है बिहार से अलग करके, तो इसको आप बिल को स्पेशल नहीं, सिंपल मेजोरिटी से ही पास कर सकते हैं। मतलब 50% +1 वोट से, और यहां पे आपको 2/3 बहुमत चाहिए। अब समझिए, जैसे लोकसभा में टोटल जो सीटों की संख्या कितना है, 545 है, और 545 550 जो भी है भाई, यहाँ पे कितना सीटों की संख्या 245, तो इसका 50% मतलब कि यहाँ पे 272 वोट चाहिए सिंपल मेजोरिटी में, और यहाँ का 2 करेंगे तो 122 या 123 जो भी चाहिए। लेकिन अगर स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना होगा तो 545 का हम फिर 2/3 करेंगे तो वो ज़्यादा आ जाएगा, जैसे 3 एकम 3, 2, 3 8 24 और 3 यानी 101 कितना, 2 2 8 16, 2 एकम 2, मतलब कि आसपास यहाँ लमसम जो 262 है, 2 एकम 2 8 16, 2 एकम 2, 362 वोट चाहिए, 362 सांसद आपके साथ होने चाहिए। और यहाँ पे भी 245 का 2/3 करेंगे तो 122 से ज़्यादा हो जाएगा। चलिए कर ही देते हैं, 3 8 24, 3 एकम 3 और 0.6 दे रहे हैं, तो कितना हो गया, 2 एकम 2 8 16, 1 17, मतलब 172 आपको सांसद, आपको वोट चाहिए, आपके पक्ष में होने चाहिए। तो ये समझ में आ गया भाई सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है। अब 2 वर्ड को और समझिए, ये लास्ट है, अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे संविधान सभा। एक होता है आपका लोकतंत्र और एक होता है आपका राजतंत्र, यानी इसको हम लोग कहते हैं डेमोक्रेसी, ठीक है ना। देखिए इसका मतलब क्या है भाई, इसको नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है, डेमो प्लस क्रेसी। डेमो मतलब होता है जनता और क्रेसी मतलब होता है शासन, यानी कि यहाँ पे जो शासन होगा जनता का शासन होगा, और राजतंत्र में यह शासन किसका होगा, राजा का शासन होगा, यानी जो राजा है वही मरेंगे तो उनके पुत्र या उनके पत्नी रानी बनेंगे, या बेटा है तो वो राजा बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो भी ये बोलेंगे वही सारी चीजें यहाँ पे चलेगी, लेकिन यहाँ पे जो है जनता का शासन होगा। तो भारत में क्या है, एक लोकतंत्र। अब लोकतंत्र को भी बहुत डिटेल किया जा सकता है, लोकतंत्र को परिभाषित करना आसान नहीं है। आप एनसीईआरटी खोलिए क्लास 9th का, लोकतंत्र का ही एक चैप्टर मिलेगा। अब उसको हर देश के कंपैरिजन में जब आप लोकतंत्र को समझते हैं तब वो एग्जैक्ट डेफिनेशन, तो हर जगह लोकतंत्र की परिभाषा अलग है। तो हम लोग बस अभी अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो डेमो प्लस क्रेसी मतलब होता है जनता का जहां शासन हो। अब्राहम लिंकन जो राष्ट्रपति है अमेरिका के, उन्होंने क्या कहा था, लोकतंत्र की परिभाषा दी थी क्या, ऑफ द पीपल, ठीक है ना, क्या दी थी, ऑफ द पीपल। उसके बाद दिया था उन्होंने फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, बेस्ट परिभाषा दिया था। ऑफ द पीपल मतलब कि जनता के बीच से ही कोई चुन के आएगी, जनता के लिए शासन करेगी और जनता ही उसको चुनेगी, ये होता है लोकतंत्र की परिभाषा। बाकी अब हम लोग चलते हैं अपने आज के चैप्टर में, जो हम लोगों का आज चैप्टर है। अब आप पूरा बिल्डअप कर लिए भाई, मतलब आपका बेस बन गया है इंडियन पॉलिटी को पढ़ने के लिए। लेकिन भाई अब हम लोग स्टार्ट करेंगे संविधान सभा, तो चलिए संविधान सभा को हम लोग यहाँ पे जोड़ते हैं। संविधान सभा में मैंने आपको क्या बताया कि जब भारत कब आजाद हो रहा है, 1947 में आजाद हो रहा है। तो हमने क्या डिमांड की थी, देखिए हम लोग का डिमांड बहुत अगस्त 1940 से ही हम लोग संविधान सभा की डिमांड कर रहे थे, ठीक है ना। क्रिप्स मिशन आया, उन्होंने बोला कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वार, देखिए 1939 से 1945 तक क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार चला, ठीक है ना। अब हम लोग अपने चैप्टर में आ चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर में सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ।
अब इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, जो अंग्रेज हैं यानी कि जो ब्रिटेन है, इनकी स्थिति काफी खराब हो गई थी, इनकी इकोनॉमिक सिचुएशन भी काफी खराब हो गए थे, और ये हमारे ऊपर क्या कर रहा था, शासन कर रहा था भारत के ऊपर। तो इधर से अमेरिका का प्रेशर था इसके ऊपर कि जल्दी से आप भारत को आजाद करें। इधर आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपको पता है कि 1945 में क्या हुआ, यूएनओ का गठन हुआ, ये भी प्रेशर डाल रहा है कि आप भारत को जल्दी आजाद करिए। तो भाई भारत को ऐसे ही तो आजाद ये नहीं ना कर देंगे, क्यों नहीं आजाद करेंगे, क्यों? देखिए हमने क्या बोला कि अगर आपको भारत में, मान के चलते हैं भारत में, अगर मुझे कहीं भी किसी भी देश में अगर शासन करना है तो कोई एक शासक चाहिए भाई। अरे भाई तो शासक कौन बनेगा, तो ये कैसे डिसाइड होगा जब तक उस देश का अपना कोई संविधान ना हो, मतलब कोई लीगल डॉक्यूमेंट ना हो, वहां पे कोई कानून ना हो। तो सबसे पहले बोला क्या गया कि अंग्रेजों, हमने क्या किया, हमने जो डिमांड किया अंग्रेजों से कि भाई हमें संविधान सभा चाहिए। क्यों चाहिए संविधान सभा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बैठेंगे, ठीक है, यहाँ पे सारे संविधान निर्माता सदस्य यहाँ पर जो बैठेंगे और वो हमारे देश के लिए संविधान का निर्माण करेंगे। समझ में आया? तो इसलिए हमने संविधान सभा की मांग की थी। चलिए ये तो आपको समझ में आ गया भाई संविधान सभा जो आप पढ़ने वाले वो क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग धीरे धीरे। ये बेस बन गया है, बहुत शानदार वे में आपका बेस बन गया भाई इंडियन पॉलिटी में। चलिए अब हम लोग आगे इसको लेकर के चलते हैं, आगे कवर करते हैं संविधान सभा को। देखिए सबसे पहले कुछ फैक्ट है, इसको आप याद करिए, डायरेक्ट आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है समझिएगा। सबसे पहला आपसे पूछा जाता है कि जो संविधान सभा की जो पहली मांग की गई थी, किसने की थी फर्स्ट डिमांड, तो 1895 में बाल गंगाधर के द्वारा किया गया था, ठीक है। लेकिन ये मांग ऑफिशियली मांग नहीं थी, मतलब कोई कागजात में लिखी चीजें नहीं थी, कागज में लिखा कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं था कि हमें संविधान सभा चाहिए। पहली मांग 1895 में हुई थी। दूसरी बात, अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संविधान सभा की औपचारिक मांग यानी कि ऑफिशियली तौर से जो पहली बार संविधान सभा की मांग की गई थी, किसने की थी भाई, तो सबसे पहले एम.एन. रॉय ने किया था 1934 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये दो पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या इंपॉर्टेंट याद करना है, अब आपको अगला पॉइंट याद रखना है कि अगर आपको कोई पार्टी का नाम पूछ ले कि वो पार्टी कौन से थी और कब, जिसने क्या किया था, संविधान सभा की मांग की थी, तो वो थी आपकी स्वराज पार्टी। तो पार्टी का अगर नाम पूछेगा, देखिए व्यक्तिगत रूप से कोई पर्सन का नाम पूछ रहा है, सबसे पहली मांग अनौपचारिक तौर से, अनऑफिशियली तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। व्यक्तिगत रूप से अगर आपसे ऑफिशियली नाम का नाम पूछा जाएगा तो एम.एन. रॉय का नाम आएगा, 1934 में किया गया था। किसी पार्टी का नाम अगर पूछा जाएगा तो स्वराज पार्टी आएगा, 1934 में हुआ था। यहां तक चीजें क्लियर है मेरे भाई, यानी बताइएगा 1934 नहीं, ये 1924 होगा, ठीक है ना, इसको ठीक कर लेंगे 1924। चलिए 1924 में स्वराज पार्टी के द्वारा मांग की गई थी। अब एक और यहाँ पे आप क्वेश्चन को ऐड कर ले, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 1942 में क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। एकदम ये क्वेश्चन पूछा हुआ भाई, एकदम नोट डाउन करिए आप लोग, ठीक है ना, नोट डाउन करते चलिए जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं आपको। क्वेश्चन आपसे यहां पे क्या पूछा गया था कि जो 1942 में क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है ना, क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो इस समय क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। इससे पहले क्वेश्चन ये पूछेगा कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से पहले, ठीक है ना, आंदोलन से पहले किसने संविधान सभा का गठन का भाई बोला था कि हम संविधान सभा का गठन करेंगे, तो याद रखिएगा क्रिप्स मिशन, ऑप्शन में आपको मिलेगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ इसलिए मैं आपको ये एग्जैक्ट मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ पा रहा, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये हो पा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 1942 में क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, तो इससे पूर्व ही कौन सा मिशन अंग्रेजों के द्वारा भेजा गया था जिसमें कहा गया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपकी संविधान सभा की गठन कर दी जाएगी, याद रखिएगा क्रिप्स मिशन। चलिए यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब याद रखिएगा कुछ फैक्ट आपको याद रखना है कि जो संविधान की सबसे पहले जो उत्पत्ति हुई कहां से हुई, इंग्लैंड में हुई है। नेक्स्ट, दुनिया का पहला देश वह कौन सा देश है जहां अलिखित संविधान है। देखिए भाई समझिए, अलिखित संविधान मतलब क्या है, इसकी बातों को भी समझिए। अलिखित संविधान मतलब ये है कि इंग्लैंड में क्या हुआ, संविधान की उत्पत्ति हुई है। जैसे कि कोई बच्चे का जन्म होता है, तो बच्चे का जब जन्म हो रहा है तो वो बहुत सारी चीजें अपने जीवन में देखता है, फिर उसको क्या होता है, धीरे धीरे जाकर के विकास होता है, उसमें बहुत सारी चीजों को फिर सुधार किया जाता है ना, ये हो गया उत्पत्ति। लेकिन हमने क्या किया, हमने अपने जो संविधान का निर्माण किया है वो हमने इंग्लैंड के संविधान को पढ़ा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान को पढ़ा, अमेरिका के संविधान को पढ़ा और उसके अच्छी अच्छी चीजों को अपने संविधान में ऐड किया है।
तो हमने वो चीज को ऐड किया है जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो गया पहले, देखा कि उसका क्या पॉजिटिव इंपैक्ट है, क्या नेगेटिव इंपैक्ट है। तो उत्पत्ति का मतलब आपने समझा कि जहां संविधान ने विकास लिया है, मतलब जहां संविधान ने जन्म लिया है, संविधान बड़ा हुआ है, बच्चे से होके बड़ा हुआ है, जो उसने सारी चीजों को देखा है, अच्छी भी चीजें देखी, खराब भी चीजें देखी, फिर उसमें सुधार करते गए, तो ये हो गया उत्पत्ति का मतलब। अब यहाँ आलिखित संविधान का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी चीजें लिखी हुई है, क्योंकि यहाँ पे राजतंत्र है भाई, ठीक है ना, ये गणतंत्र राज्य नहीं है इंग्लैंड। अब क्योंकि यहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष क्या है, महाराजा महारानी, जो राजा रानी बोल देंगे, तो ऐसा नहीं है कि राजा रानी कुछ भी बोल देंगे, वहां पे भी संविधान है। लेकिन जैसे भारत में जो संविधान है लिखित फॉर्मेट, मतलब क्या है कि लिखा हुआ नहीं, एक पॉइंट वाइज पॉइंट चीजें वहां पे नहीं लिखी गई है, ठीक है। जब चाहे वहां राजा रानी वहां पे वो संविधान को चेंज कर सकते हैं, इसका मतलब ये है। आलिखित संविधान का कंसेप्ट को समझिए भाई, आलिखित संविधान का कंसेप्ट का मतलब ये लोग सोच लेते हैं या बतला देते हैं कि वहां पे लिखी हुई नहीं है संविधान, ऐसा नहीं है। समझिए आलिखित संविधान और ये जो लिखित संविधान के इसके कंसेप्ट को भी समझिए पहले, ठीक है ना। संविधान सभा डायरेक्ट पढ़ने से नहीं होता, चीजों को समझने से होता है। यहां लिखी गई है लिखित संविधान। 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है कि संविधान की उत्पत्ति कहां हुई, इंग्लैंड में हुई है। सबसे पहला देश जहां इंग्लैंड कहां हुआ, जहां पे आलिखित संविधान है वो क्या है, इंग्लैंड है। उत्पत्ति का अर्थ आप समझ लिए। अब आपको समझना है आलिखित और लिखित संविधान। दुनिया का पहला देश बताइए जहां पे लिखित संविधान है, तो अमेरिका। देखिए अमेरिका आजाद कब हुआ, 1776 में हुआ। तो सबसे पहला देश है जहां पे क्या है, लिखा गया संविधान मिला। अब लिखा हुआ संविधान और आलिखित संविधान के बीच का अंतर को समझिए। देखिए आलिखित संविधान मतलब क्या है, ब्रिटेन में क्या है, राजतंत्र है, यानी वहां के राजा रानी का कंसेप्ट चलता है। तो वहां के राजा रानी जब चाहे अपने अकॉर्डिंग वहां पे क्या करते हैं, संविधान जो लिखी है उसमें बदलाव कर सकते हैं। लेकिन जहां लिखित संविधान है वहां पे इतने आसानी से आप कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे सारा कुछ लिखा हो, वहां पे आपको संशोधन करना होगा, और संशोधन करने के लिए आपको लोकसभा राज्यसभा वाला जो कंसेप्ट है वहां पे बिल पास करवाना होगा, तब जाके राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे। तो यहाँ का जो राष्ट्र अध्यक्ष है वो कौन है, राजा रानी का कंसेप्ट है, इसलिए यहाँ पे आलिखित संविधान कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखित संविधान का जनक बोला जाएगा तो क्या होगा, आपका अमेरिका होगा, क्योंकि सबसे पहले अमेरिका में ही लिखित संविधान का उत्पत्ति हुआ था। दुनिया का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का, मात्र केवल 7 ही आर्टिकल्स हैं इसमें, यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने, केवल 7 आर्टिकल है, और सबसे कठोर संविधान है। देखिए एक चीज होता है कठोर और एक चीज होता है लचीला। मतलब कठोर और लचीला का मतलब क्या है कि जिस भी देश के संविधान को कहा जा रहा है बहुत, देखिए हमारा देश का जो संविधान है वो कैसा है ये पहले समझिए। हमारा देश का संविधान लचीला भी है, ठीक है, एंड कठोर भी है। मतलब इसका क्या है कि हमारे देश में जो हमारे देश की जो संविधान है कुछ बातों पे बहुत लचीलापन दिखाती है, मतलब आप उसमें आराम से संस्कार संशोधन करके कानून बना सकती है, और कुछ बातों में संविधान बहुत ही कठोरपन दिखा रहे कि आप उसमें संशोधन आराम से नहीं कर सकते हैं, माने कि वहां पे स्पेशल मेजोरिटी से आपको बिल पास करवाना होगा, तभी जाके आपको कानून बनेगी। आपको समझ में आया ना। लेकिन अब केवल यहाँ पे देखेंगे तो अमेरिका की कठोर संविधान है, तो क्योंकि वहां पे मात्र 7 आर्टिकल्स ही है, तो वहां पे अगर आपको कोई भी संशोधन करना है तो भाई इतने आसानी से वहां कोई भी चीजों को आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं संविधान में। अब एशिया का ये कुछ फैक्ट है, पहले पढ़ लिए फिर संविधान सभा में आएंगे हम लोग। एशिया का पहला संविधान कहाँ, जापान में बना था। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। पाकिस्तान का 1973 याद कर लीजिएगा। भारत का संविधान लचीला और कठोर है। अब हम लोग आते हैं संविधान सभा के फैक्ट में। देखिए संविधान सभा जो भारत का बना, अब इसका एक कंसेप्ट को समझिए, कैबिनेट मिशन के बारे में, ठीक है ना। एक कंसेप्ट हमें समझना है कैबिनेट मिशन के बारे में। नाम क्यों कैबिनेट मिशन रखा गया ये भी हमें समझना इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या है इसको समझिए, हुआ क्या है इसको समझते हैं हम लोग। हमने आपको बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अंग्रेजों की स्थिति काफी खराब हो चुकी है, उनके ऊपर प्रेशर है, अमेरिका का भी, यूएनओ का भी प्रेशर है कि जल्द से जल्द भारत को आजाद करे। तो इसीलिए क्या हुआ, ब्रिटेन की जो कैबिनेट मंत्री हैं, ठीक है ना, ब्रिटेन में जो कैबिनेट मंत्री हैं भाई, उस कैबिनेट मंत्री से 3 कैबिनेट मंत्री को क्या कर दिया गया, भारत भेजा गया था। 3 कैबिनेट मंत्री को भारत भेजा गया, ठीक है ना, समझते चलिएगा। अब 3 कैबिनेट मंत्री को भेजा, मतलब ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वहां पे जो बैठे मंत्री हैं वहां से 3 मंत्री को भेजा गया है। तो कहां के मंत्री आए थे भाई, ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री आए थे, इसलिए इस मिशन का नाम ही रख दिया गया कैबिनेट मिशन। अब वो 3 व्यक्ति कौन कौन थे, पहला नाम याद रखना है अलेक्जेंडर का, ठीक है ना, अलेक्जेंडर। दूसरा थे आपके क्रिप्स,
और तीसरा है आपके जो अध्यक्ष होंगे इस कैबिनेट मिशन के, वो थे पैंथिक लॉरेंस, ठीक है ना। कौन थे? पैंथिक लॉरेंस। ये क्या थे? आपके अध्यक्ष थे। ये क्या थे? आपके अध्यक्ष थे, यानी कि ये प्रेसिडेंट थे। हमने ये बोला भाई, हमने ये बोला था ये क्वेश्चन। अब आइए क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन जो पुट अप होगा यहाँ मैंने लिख दिया, लेकिन फिर भी देखते हैं। आपसे पूछा जाएगा भारत में जो कैबिनेट मिशन आया वो कब आया, डेट के साथ आपको बताना होगा, डेट के साथ। तो याद रखिएगा 24 मार्च 1946 में भारत में क्या भेजा गया? एक कैबिनेट मिशन भेजा गया। समझ में आ रहा ना? ये कैबिनेट मिशन कौन भेज रहा है? ब्रिटेन के जो महाराजा हैं, अपने जो कैबिनेट मंत्री, वहां के 3 मंत्री को भारत भेज रहे हैं, अलेक्जेंडर को, क्रिप्स को, पैंथिक लॉरेंस को। किस लिए भेज रहे हैं? कि भैया जाइए भारत में। इस कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या है, ये आपसे एग्जाम में पूछेगा ऑब्जेक्टिव। तो इसका उद्देश्य क्या है कि भारत में संविधान सभा का गठन करना है, और संविधान सभा का गठन करके वहां पे चुनाव कराइए, कि वहां पे जो बैठेंगे इस संविधान सभा में उसका आपको वहां पे चुनाव करवाना है। ये इसका ऑब्जेक्टिव था, किसका? संविधान सभा का। अब आपसे एग्जाम में यह पूछा जाएगा कि जब भारत में कैबिनेट मिशन को भेजा गया तो इस समय जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? तो नाम याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लीमेंट एटली साहब थे, ठीक है ना। क्लीमेंट एटली साहब थे। और आपसे पूछा जाएगा कि इस समय भारत के राजा कौन थे? तो भारत के राजा अगर आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा जॉर्ज 6 थे, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा इस समय भारत के वायसराय कौन थे? भाई एक एक जगह एक एक चीज मैं रखूंगा। भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड वेबल थे। तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे कि भारत का जब कैबिनेट मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो याद रखिएगा लॉर्ड वेबल था। भारत के राजा कौन थे? कैबिनेट मिशन आया उस समय जॉर्ज 6 था। कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो भारत ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। कैबिनेट मिशन का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या था? संविधान सभा का फॉर्मेशन करना और चुनाव कराना। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पैंथिक लॉरेंस थे। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 में आया। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य का नाम बताइए, अलेक्जेंडर, क्रिप्स और पैंथिक लॉरेंस। सब याद हो गया? चलिए अब आइए, लिखना कुछ नहीं है भाई, सारा कुछ अपलोड होगा आपका एप्लीकेशन में। देखिए कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन समझ में आ गया ना भाई, क्या कैबिनेट मिशन, नाम क्यों पड़ा, ये सारी चीजें अब आपको समझ में आ रही है। तो एक एक करके, सबसे पहले ये भारत कब आया? तो यहाँ पे नोट डाउन करिएगा भाई, यहाँ पे मैंने भी लिखना छूट गया भाई मेरे से भी, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं 24, थोड़ा छोटा लिख दे रहा हूँ, 24 मार्च, ठीक है ना। क्या है भाई? डेट याद रखना है 24 मार्च, डेट के साथ याद रखना है एकदम 24 मार्च को, ठीक है ना। 24 मार्च 1946 में। चलिए भाई ठीक है, कब भारत आया था कैबिनेट मिशन? 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन क्या हुआ? भारत आया था। और इसी योजना के तहत क्या हुआ? संविधान सभा का निर्माण हुआ। समझ में आ रहा ना, संविधान सभा का निर्माण क्यों हो रहा? हमने मांग की थी ताकि हम अपने देश के लिए संविधान का निर्माण कर सके, वहां पे बैठेंगे सदस्य, तो इसका चुनाव कराया जाएगा संविधान सभा का। इस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। भारत के राजा कौन थे? जॉर्ज 6 थे। और कौन थे वाइसराय भारत के? तो लॉर्ड वेबल थे। क्लियर हो गया? कब आया? 24 मार्च 1946 को। 3 सदस्य का नाम आपसे पूछा जाएगा, अलेक्जेंडर, क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस। और पैंथिक लॉरेंस में आपको ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है। देखिए भाई, नाम में आपको यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट एक तो पैंथिक लॉरेंस हो गए, क्रिप्स हो गया, अलेक्जेंडर हो गए। और आपसे पूछा जाए कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा अध्यक्ष कौन थे? पैंथिक लॉरेंस थे। अब इस कैबिनेट मिशन का ऑब्जेक्टिव अगर आपसे पूछा जाएगा तो याद होगी आपको, भारत की संविधान सभा का निर्माण करना। चलिए अब यहां से आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं कैबिनेट जो आपका संविधान सभा है, इसमें जो चुनाव हुई है, इसमें जितनी भी कमिटियां बनी है, देखिए लॉर्ड माउंटबेटन का क्या प्लान है, ये सब आपके एग्जाम में पूछता है भाई। यहाँ पे देखेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे इसके बाद हम लोग सारी कमिटियां का भी डिस्कशन करेंगे। देखिए संविधान सभा की जितनी भी कमिटियां, ड्राफ्टिंग कमेटी, इसमें कौन कौन मेंबर थे, इसके अलावा और भी जितनी कमिटियां थे, सब कुछ हम लोग देखने वाले, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि क्लास काफी लंबा भी हो गया है, और इसी प्रकार से अगर आपको पढ़ना है, समझ करके पढ़ना भाई, एक सीट सुनिश्चित करनी है दरोगा, ठीक है वाले भाई, दरोगा वाले भैया झारखंड के, पूरे झारखंड में खोज लीजिएगा, नहीं मिलेगा ये कंटेंट। रांची चले जाइए, हजारीबाग चले जाइए भाई, पूरा फेमस यूट्यूबर जो भी झारखंड के हैं या बड़े से बड़े टीचर जो भी हैं, जो कंटेंट जिस लेवल पर मेहनत करके आपको दिया जाएगा यहाँ पे, यकीन मानिए मैंने खुद एलपी में 2019 के पीटी को क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, साइको क्वालिफाई किया, वहां अपना मेरिट लिस्ट में केवल नाम नहीं था बस। तो सोचिए किस लेवल पे हमने, और आप देखिए रेलवे कैंपस अपना एक यूट्यूब चैनल पे, वहां कितना अच्छा रिस्पॉन्स रेलवे में भी मिल रहा। तो कंटेंट में दम है भाई, कंटेंट में नहीं बल्कि कंसेप्ट के साथ काम करते हैं हम लोग, ठीक है।
और एकदम रूट से उठाएंगे और एकदम बोला जाता है ना, एकदम फर्श से उठा के एकदम फर्श से अर्श जो बोला जाता है एकदम वहां तक पहुंचाएंगे, मतलब जो दरोगा की रिक्वायरमेंट होगी वहां तक ले चलेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ये बेसिक आपका था और संविधान सभा में हम लोग एंट्री कर ही लिए भाई। अब आपको पॉलिटी पढ़ने में मतलब पॉलिटी का जो बेस चाहिए था हर एक चीज को मैंने आपको समझा दिया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।